दोस्तों आज है 25 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसमें मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के बेहतरीन आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस के और पीआईबी के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो कवर करूंगा। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये होती है कि करंट और इसी के साथ में स्टैटिक यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि साथ ही साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसी के साथ में जो भी आर्टिकल मुझे अच्छा लगता है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग भी देता हूँ। डेली 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं आंसर राइटिंग के, जो कि आप लोग जाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर वीर तालियान के नाम से यहाँ पर पेज देखने को मिलेगा। कल मैंने एथिक्स से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें दी थी जिसमें कई सारे बच्चों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो आप लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया करो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर आंसर अपने पोस्ट करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में एक और छोटी सी बात, यहाँ पर एक पेज है, पेज का बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप है जो कि SLV पीडिया के नाम से है। वहाँ पर आप लोग कई सारी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे और खासकर कुछ शॉर्ट्स नोट भी यहाँ पर डाले जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में ये यहाँ पर शेयर किया था, IPCC के बारे में बड़ा ही प्यारा नोट्स है यहाँ पर आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएंगे। तीनों के तीनों ग्रुप जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आसानी से आप लोग इनको जाकर ज्वाइन करिए और इन्जॉय कर सकते हैं। डिस्कशन में कई सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, हमारी कंट्री के जो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाए, उनके द्वारा अभी सिल्वर मेडल जीता गया है। आप लोग बोलोगे यार ओलंपिक में तो गोल्ड जीत रहे हैं, यहाँ पर सिल्वर, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। काफ़ी अच्छे से कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करूंगा आप लोगों से यहाँ पर मोंकी पॉक्स के बारे में जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है, आखिर क्या मुद्दा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल भी रहेगा और आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। तो पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाई गई है जिससे कि चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। एक बड़ा ही बेहतरीन आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि बात करेगा, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है वैसे, प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। और इसी के साथ में और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पर राइट टू हेल्थ। तो ये काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, यानी कि डिस्कशन जो है वो काफ़ी शानदार रहेगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को 5 वोकेबलरी देखने को मिलेगी, सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा, काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगेगा। इसी के साथ में आज का फेवरेट टॉपिक है जंतर मंतर, और इसके साथ में एक रिसेंट मेरी एक याद भी जुड़ी थी, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और आज के SLV कमांडो है यहाँ पर जो कि जिसके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिया गया, ठीक है। तो युक्ता तो आप लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसी तरीके से आपका भी यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दोगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया, पर लेकिन जो गोल्ड मेडल जीता गया वो जीता गया एंडरसन पीटर्स के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए गोल्ड सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा दिया गया है, तो पूछा जा सकता है कि गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है, और यहाँ पर इनके द्वारा अपना ये टाइटल है ये रिटेन किया है। आप लोग बोलोगे यार वर्ल्ड, एक तरीके से जो वर्ल्ड में एक ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया इन्होंने। देखिए ऐसी बात नहीं है, हर एक चीज़ का अलग अलग अपना महत्व होता है। अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे किसके बारे में, इसके बारे में कि यहाँ पर जो अभी ये चैंपियनशिप चल रही थी, ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ा खिताब आप लोग बोल सकते हो। हमारे देश में अब तक ये जो नीरज चोपड़ा जो है ये दूसरे ऐसे पर्सन बने जिनके द्वारा यहाँ पर मेडल जीता गया। तो ये एक वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हो रही थी, ठीक है, तो कहाँ पर थी ये USA के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया 88.13 मीटर का थ्रो फेंकने के बाद में यहाँ पर। और जो ये इंसान जो गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आया है, इसकी लोकेशन अगर आप लोग देखेंगे एक छोटा सा आइलैंड है, अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर आप लोग को छोटा सा आइलैंड देखने को मिलेगा। अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि ग्रेनेडा कहाँ पर है, रीजन क्या है, न्यूज में आ गया है, शायद आप लोगों ने बहुतों ने तो सुना भी नहीं होगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे SLV फैमिली मेंबर है जिसने इस लोकेशन के बारे में सुना था। अभी एक बच्चे के द्वारा कोई पेपर दिया गया, उससे कई सारे क्वेश्चन सेंड किए गए मुझे, उसमें से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी था डायरेक्ट। तो कह रहा है कि सर ये आपने डिस्कस किया था, मतलब उसने मतलब लग रहा है सर 15-20 क्वेश्चन शेयर किए थे, कह रहे सर और भी बहुत सारे हैं। तो उसमें से क्या है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर लेकिन अगर उनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो यार, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में नहीं देखने को मिले और अच्छे से आप लोग चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडियन अभी अगर बात करें सेकंड इंडियन बन गए, इनसे पहले जो है ये अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में मेडल जीता गया था। अब यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा सेकंड पर्सन बन गए, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और आने वाले टाइम में और भी ऐसे कई सारे चैंपियंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्या सीखा, एक तो यहाँ पर कहाँ पर ये चैंपियनशिप हो रही थी, क्या क्या इससे रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, एग्जैक्ट लोकेशन, टॉपर कौन था, ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है।
आज ही के न्यूज़पेपर में एक छोटा सा पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं मोंकी पॉक्स के बारे में। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हाई अलर्ट अभी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी हाई अलर्ट हो गया है, तेलंगाना में भी सिम्टम्स देखने को मिले हैं, और दिल्ली वाला केस तो सुनकर लोग हैरान हैं। रीजन क्या है? रीजन इसलिए कि जो दिल्ली में केस निकल कर आया इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करोगे मोंकी पॉक्स, नॉर्मली ऐसे इंसानों को लग रहा है जो विदेश में घूम कर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई ज्यादा केस वेस थे नहीं। पर लेकिन जब पता चला यहाँ पर कि एक 4th केस आ गया है और ये इंसान की तो कोई हिस्ट्री भी नहीं है कि ये कभी बाहर भी घूमने गया हो, ये बातें बोली जा रही है। तो इससे कैसे पता चला? देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन बाहर घूम के आ रहा है, ठीक है, तो उस पर्सन के साथ में भी अगर किसी भी तरीके से आप लोग कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, इवन अगर फिजिकल रिलेशन भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। सेक्सुअल कांटेक्ट अगर किसी के साथ में किया जा रहा है तो उससे ये बीमारी आसानी से फैल सकती है। तो ये एक इतनी अच्छी बीमारी है जो कभी भी किसी इंसान को अपने आप नहीं लगती है। आप लोग खुद रेस्पेक्ट के साथ में जाकर इसको अपने घर में लेकर आओगे तभी आप लोगों को लगेगी। आज की डेट में सबसे ज्यादा केस स्पेन में, फिर यूएसए में, समझ रहे हो आप लोग, ये यूरोपियन कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस इसके देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए दुनिया भर में हाहाकार है कि यार ये हो क्या रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों के लिए आगे भी आएंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोग वो देख लेना। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताई है। WHO के द्वारा अभी यहाँ पर इसको लेकर अभी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर इसके केसेस सामने निकल कर आए। तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो होता क्या है, देखिए आप लोग देखिए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, समझ में आता है, पर लेकिन रियलिटी में जब पता चलता है कि हाँ ये बीमारी जो है किसी आसपास के इंसान को लग गई है, तो खतरनाक चीज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम अपनी जगह पर यार, सबसे पहले आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हेल्थ खराब हो जाती है तो एक तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों को थोड़ा सा तैयार करके भी रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे पहले अपनी हेल्थ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कई सारे केसेस अभी यहाँ पर देखने को मिले। ये एक जूनोटिक बीमारी है, वो बीमारी जो जानवरों से इंसान में फैलती है। दिख रहा है कि हाँ मोंकी पॉक्स इसका नाम रखा गया यहाँ पर। और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो वही है कि अपने आप को सूली पे चढ़ाने वाली ये बात हो जाती है। ये यहाँ पर जो बीमारी है इसका ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, पर लेकिन हाँ वही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर प्रिवेंशन करेंगे तो आप लोग एक तरीके से थोड़ा बहुत इलाज इसका कर पाएंगे। ऐसी ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2014 में। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी बीमारी, नीचे जो बीमारी दे रखी है उनमें से बताना है कि इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिटा चुके हैं। जैसे कि वहाँ पर डेफ्थीरिया दे रखा था, चिकन पॉक्स दे रखा था और स्मॉल पॉक्स दे रखा था। तो वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो स्मॉल पॉक्स एक ऐसी लोती अब तक एक ऐसी बीमारी है जो कि हम लोग जड़ से मिटा चुके हैं, वरना हर एक बीमारी जो आ जाती है वो हमारे पास ही रहती है। अभी कोरोना वायरस भी हमारे पास पूरी जिंदगी भर रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक एडिटोरियल भी था यहाँ पर और आर्टिकल भी था। बाकी जो वीडियो मैंने बताई है वो वीडियो आप लोग जाकर एक बार देखिएगा, आप लोग काफी कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, बड़ी ही प्यारी और बहुत ही प्रैक्टिकल बात यार यहाँ पर बोली गई है। बोला गया है व्हेन यू लव समवन मोर देन दे डिजर्व श्योरली दे विल हर्ट यू मोर देन यू डिजर्व। मेरा मानना है यार पर्सनली, अगर लाइफ में मैं आप लोगों को बोलूँ ये है कि अपनी खुशी की चाबी और अपने दुखों की चाबी किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं देनी चाहिए कि सामने वाला आप लोगों को जब चाहे दुखी कर सके, जब चाहे जरा सी देर में आप लोग खुश कर दे। ये या तो आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर किसी इंसान के हाथ में होना चाहिए तो वह है आप लोगों के मम्मी पापा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप लोगों के लिए रातों जगे हैं, आप लोगों की पोटियां साफ की है, आप लोगों के लिए अपनी जिंदगी जो है दांव पे लगाकर आप लोगों को लाइफ में सक्सेस करने की हर एक हद उन्होंने पार की है, तो वो डिजर्व करते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी और इंसान को आप लोगों को ये चाबी भी देनी चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, यहाँ पर मैंने पेरेंट्स का नाम ले दिया है कि वो आपको हर्ट कर सकते हैं, वो डिजर्व कर सकते हैं। ये लिखवा लो किसी भी चीज पर, वही आप लोगों को कभी हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो आप लोगों को हमेशा आप लोगों की भलाई के बारे में बात करेंगे। अगर कभी पीट भी रहे हैं, किसी चीज को मना भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों की भलाई ही छुपी होगी। वो कभी गलत मनसा से आप लोगों के साथ में कुछ गलत नहीं करेंगे। वो एक ऐसे इंसान है कि वो हमेशा हर एक सिचुएशन में, चाहे उनकी कैसी भी कंडीशन के ना हो, आप लोगों की भलाई के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जिंदगी में कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रहा होगा। तो कोशिश करो जिंदगी में, अगर कुछ भी किसी भी तरीके से जिंदगी को आप लोगों को आगे लेकर चलना है, किसी भी इंसान को जो अरे गहरे नत्थु खैरों को जाकर आप लोग बोलते हो इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चल पाएगी और ये मेरी जिंदगी का एक आधार है, यही इंसान है मेरी जिंदगी में, उन्हें 4 दिन की चांदनी 4 दिन का प्यार, उसके ऊपर लगता है कि बस जिंदगी यही चलने वाली है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए यार। आप लोग सोचो तो सही, एक बार लाइफ में सक्सेस हो जाओगे ना, ये सारी चीजें आप लोगों को छोटी लगने लगेगी। उन्हें लगता है कि आप लोगों को आगे जाकर फिर पीछे देखोगे मुड़कर तो लगेगा इस चीज के लिए परेशान थे हम हैं। तो अभी उस चीज को थोड़ा सा समझो,
और इन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल करो, लाइफ में आगे बढ़ो। जब सक्सेस हाथ में होगी तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और अगर सक्सेस हाथ में नहीं होगी ना, कितना भी खूबसूरत इंसान क्यों ना आप लोगों के पास में हो, अगर दिल से अच्छा नहीं होगा तो हमेशा आप लोग फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा अपने गोल पर फोकस रखो। ओके, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बात की जा रही है नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे के बारे में। जो ये शब्द यूज किया गया ना, थर्मल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, गैस से करते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी आप लोगों को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी देखने को मिलती है। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि थर्मल एनर्जी जो है वो किससे आप लोग प्रोड्यूस करते हैं? नॉर्मली अगर बात करूं तो जो कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसको आप लोग थर्मल पावर बोलते हैं। और आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि आज की डेट में भी जब हम लोग आज़ादी के अभी 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, लगभग 50 का 60% के लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो हमारा टारगेट है वो है 2070 तक का हम लोगों को ये कार्बन फ्री करना है। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है आज की डेट में भी हमारी लाइफ में थर्मल एनर्जी की। उसी की इंजीनियरिंग का डे है 24 जुलाई। तो ये जो डे है यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे मैंने बोला आप लोगों को, खासकर अगर बात करें इस पर्टिकुलर एरिया में जब कोई इंजीनियरिंग करता है। अच्छा, आप में से इंजीनियर कौन कौन है? और अगर आप लोग इंजीनियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, अगर नहीं है तो नो, और अगर है तो कौन सी ब्रांच से आप लोगों ने इंजीनियरिंग की है। तो बात की जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी सारे इनोवेशन, हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव जो थर्मल मैनेजमेंट का जो यूज़ होता है खासकर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर इस पर्टिकुलर एरिया की इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा बन जाता है। जैसे मैंने बताया अभी सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे देश में कोयले से प्रोड्यूस की जाती है आज की डेट में भी। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एनर्जी किससे प्रोड्यूस की जाती है, ये आप लोग बताओ। कई सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का मेरा पर्पज ये नहीं होता है कि आप लोगों को जज करूं कि आप लोगों को याद है या नहीं है। एक छोटी सी एक जो नहीं कहते हैं, मेरे दिमाग में एक छोटा सा नटखट इंसान है जो घूमता रहता है और वो बोलता है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए दूं ताकि आप लोग जाओ और इन टॉपिक को पढ़ो थोड़ा सा जाके। और एक बार कुछ तो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, कुछ थोड़ा सा नजर अपने आप डालोगे तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। ठीक है, नेशनल पेरेंट्स डे के बारे में, माता पिता से रिलेटेड ये डे है और ये हर साल जुलाई के 4th संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर डे है ये कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग केयर है उसके बारे में, उनका क्या रोल है बच्चों की लाइफ में, आप लोगों को बताऊं। एक काफी प्यारी सी बुक है रिच डैड पुअर डैड। वो बुक अगर कभी आप लोगों को टाइम मिले ना जिंदगी में, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को उसका लिंक भी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। वो एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है कि हर एक कम से कम इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर वो किताब आप लोग अपने 20s से पहले पढ़ लेते हैं, यानी कि 20s या फिर 30s से भी बोला तो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जब आप लोग की जिंदगी जो खासकर अगर 30s के पहले आप लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। वैसे पढ़ तो किसी भी उम्र में सकते हैं, वो फायदा ही पहुंचाएगी, पर लेकिन वो नहीं कहते कि थोड़ा सा और ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो अगर 30 साल से नीचे आप लोग की एज है और वो किताब आप लोग पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, उसको अमेजन से जाकर खरीद लेना या फिर सॉफ्ट कॉपी कहीं से मिले देख लेना। पर लेकिन ऐसी किताबें आप लोगों के बैग में होनी चाहिए, जब भी टाइम मिले 2-4 लाइन पढ़ लो, जिंदगी में इतना शानदार इंप्रूवमेंट आएगा कि कोई और इंसान आप लोगों को नहीं दे सकता है। इसलिए किताबों के ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट जरूर किया करो, जिससे कि आप लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, चोमू बन के नहीं रहना है कि हाँ बस पढ़े जा रहे हैं, किताब में घुसे जा रहे हैं, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। मैक्सिमम लोग इसी चीज को लेकर परेशान है आज की डेट में, तो वो काम आप लोगों को नहीं करना है। तो माँ बाप का जो काफी बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलता है वो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, खासकर जब आप लोग आगे चलकर माँ बाप बनोगे, कि क्या क्या अनकंडीशनल सपोर्ट उन्होंने आप लोगों को दी है, क्या क्या सेक्रीफाइस आप लोगों के लिए उन्होंने की है। आप लोगों को बोल दो कि आज की डेट में रात को जगना है, आप लोगों के मम्मी पापा को कोई बीमारी लगी हुई है, उनकी केयर करनी है थोड़ी सी, तो आप लोगों को इसमें भी, कईयों को तो इसमें भी इरिटेशन होगी कि यार कैसे जगेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। बोल दो रात को किससे बात करनी है गर्लफ्रेंड से, तो पूरी रात हो जगेंगे। पर लेकिन ऐसी हजारों रातें आप लोगों के मम्मी पापा ने जो है वो आप लोगों के लिए जग जग कर बिताई हैं। आप लोग समझ सकते हो 4 से 5 साल का जब तक बच्चा होता है ना, तब तक माँ बाप के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। और 365 दिन भी अगर आप लोग लगाओ ना, कि एक साल में 365 अगर लगा के चलो, तो टोटल मोटे मोटे तौर पर 1000 दिन तो कम से कम ऐसे रहते हैं बच्चे के, जिसमें बच्चा जो है कंप्लीटली माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आप लोग उन 1000 दिन का ना एक दिन भी पेमेंट नहीं कर सकते हो अगर ढंग से लेकर चला जाए। तो इसलिए कभी भी माँ बाप को हर तरीके से, हर सिचुएशन में उनका सपोर्ट करना है, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, ये हमेशा याद रखना। ठीक है,
ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डे आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। बात की जा रही है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के बारे में। देखिए, जब इंसान कोई डूब रहा होता है ना, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है। इसका मतलब ये हो गया कि वो इंसान डूब रहा है, अगर थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा दोगे तो उसकी जिंदगी बच सकती है। और ये पानी में डूबने के लिए नहीं, मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, अगर कोई इंसान जो है फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन में, वहां पे भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई गलत डायरेक्शन में चल रहा है, वहां पर भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो डे है इसी के बारे में बात करता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने आसाम के अंदर फ्लड देखी होगी। बहुत सारे लोगों के घर और बहुत सारे लोग तक वहां पर बह गए, पशु पक्षी वहां पर बहकर पानी में पता नहीं कहां से चले गए, बहुत सारों की डेथ हो गई। तो इस टाइम पर जरूरत है कि कोई ना कोई सपोर्ट प्रोवाइड यहां पर कराया जाए, और ये एक तरीके से लाइफ सेविंग सोल्यूशन होना चाहिए ताकि डेथ को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि जो इंसान मरता है, और एक बात आप लोगों को बताऊं यहां पर, कभी भी कोई इंसान डूब रहा है ना, उसको अगर बचाना है तो कभी भी अगर आप लोगों को तैरना नहीं आता है तो जोश में ताव में आकर कभी भी पानी में बिल्कुल मत कूदना, भूल कर भी। क्योंकि डूबता हुआ इंसान जो है, अगर उसको जाकर खुद से पकड़ोगे तो आप भी डूबोगे उसके साथ में। कुछ भी इस तरीके से करना है कि रस्सी फेंके उसके पास में, जो भी सोल्यूशन है वो करें। अगर तैरना नहीं आता है, तैरना आता है तो फिर तो आप लोग गुलाटी मार कर ले आओगे इंसान को, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर तैरना नहीं आता है तो फिर वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखेगा, वरना आप भी उसके साथ में डूबोगे। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि सामने वाले की हेल्प इस तरीके से करनी है ताकि आप लोगों को नुकसान न पहुंचे। ओके यार, ये एक ऐसी कोटेशन है जो आज की डेट में हर एक इंसान के ऊपर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। अक्सर ये इंसानों के अंदर फितरत देखने को मिलती है आज की डेट में, और एथिक्स के अंदर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बात बोला गया इट हैज ऑलवेज बीन ए मिस्ट्री, यानी कि अब तक ये रहस्य है, समझ में नहीं आ रहा है महात्मा गांधी जी को, कि हाउ मैन कैन फील देमसेल्फ ऑनर्ड बाय ह्यूमिलेटिंग ऑफ द अदर फेलो बींग्स। यानी कि अगर उनके आसपास के जो दोस्त हैं, उसके साथ में रहने वाले जो इंसान है, अपने साथियों को अपमानित करके वो कैसे अपने आप को ऑनर्ड, सम्मानित फील कर सकता है। उन्हें कहते हैं कि जरा सी देर में सामने वाले इंसान को नीचा दिखा देना। तो आप लोगों को बता दूं, ऐसे इंसान की प्रवृत्ति में कभी मत रहना जो आप लोगों को नेगेटिव बोले, आप लोगों को हमेशा ऐसी बातें बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वो एक्चुअल में अपनी कैपेबिलिटी आप लोगों के ऊपर थोप रहा है कि हाँ मेरे से नहीं हो तो तुझसे भी नहीं हो पाएगा, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो उससे डिस्टेंस बना के रखनी है, 100 गज की, जिंदगी में से निकाल के फेंक दो ऐसे इंसान को। जो इंसान आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स दे, हमेशा सपोर्ट करे, वो इंसान अपनी जिंदगी में रखो। आधे से ज्यादा एनर्जी तो आप लोगों की वैसे ही सेव हो जाएगी। और यहाँ पर यही बात है, मैक्सिमम ये चीजें देखने को मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा जब हरकतें की जाती थी, वो इंडियंस को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते थे। इवन उन इंडियंस, उन भारतीयों को भी जो कि अंग्रेजों की सेना में उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए काम करते थे, उनके साथ में भी वो गलत तरीके का दुर्व्यवहार करते थे। ऐसी कंडीशन साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती थी, जहां पर रंग भेद की जो नीति चलाई जाती थी, जिसको अपार्थाइड बोलते हैं, उसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला जी के द्वारा मूवमेंट चलाया गया था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात यार, कल मैंने ये टॉपिक कवर किया जिसमें मैंने कुछ बातें यहां पर बताई कि अभी रिसेंटली एक इतनी खतरनाक न्यूज सामने निकल कर आई है, जहां पर जो फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स हैं उनको शराब के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि उनसे शराब बनाई जा रही है। वो कैसे बनाई जा रही है वो तो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग देखेगा। यहाँ पे मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जब ये वीडियो मैंने अपलोड की तो कई सारे बच्चे बोले थे कि सर ऐसे टॉपिक कवर करने का क्या फायदा है। यार फायदा तो हर चीज को अगर फायदे नुकसान से देखोगे तो इतने सारे फायदे नुकसान गिना दूंगा कि आप लोगों की कॉपी भर जाएगी। पर लेकिन सीधा सीधा अभी एक बात बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में जब आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे ना, जब आप लोग किसी पोस्ट पर जाकर बैठोगे, वहां पर कोई आप लोगों से फायदा नुकसान नहीं पूछेगा कि अच्छा तुमने किताबें पढ़ रखी हैं हिस्ट्री की, पॉलिटी की, अरे वहां तो कुछ था ही नहीं यार ऐसा, वहां तो किताबें पढ़कर आप लोग आ गए। वहां पर प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों की होंगी सामने और आप लोगों को उनको टैकल करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर आप लोग पोस्ट पर जाना चाहते हैं गवर्नमेंट की खासकर, तो आप लोगों को कम से कम जो भी सोसाइटी में चल रहा है ना उसके ऊपर आप लोगों का फोकस जरूर होना चाहिए। और कोई ऐसा इशू जो कि सोसाइटी में सौहार्दपूर्ण माहौल खराब कर दे, कोई ऐसा इशू जो कि हेल्थ के रिलेटेड हो, कोई ऐसा रिलेटेड कोई महिला से रिलेटेड हो, अभी मैंने कई सारे टॉपिक रिसेंटली डिस्कस किए हैं, वो सारे टॉपिक वो हैं, वो इंसान को एक तरीके से इंपावर करने वाले टॉपिक हैं। अगर ध्यान से देखो, प्रेगनेंसी के बारे में इशू डिस्कस किया जा रहा है, ये हो सकता है कल को हम में से किसी के साथ में ऐसी कंडीशन देखने को मिले, हो सकता है कोई हमारा कोई यार दोस्त जो है कल को ऐसे एडिक्शन में पड़ा हुआ मिले। तो ऐसा है कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप लोग आज की डेट में क्या करते हैं, आप लोग बहुत सारे जोक्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ठीक है, एक तरीके से एंटरटेन की चीजें देखते हैं, उनको मैं बोल दूं कि आप लोग की एजुकेशन में कहां पर फायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग उसके बारे में क्या बोलोगे। ये सारी यार वो चीजें, मेरा ये पर्पज रहता है कि आप लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयर कराया जाए। कल को कोई आप लोगों के सामने बोले कि ये हो गया और बहुत बड़ा इशू बन जाए और आप लोग बोलो यार ये क्या है, हमको तो पता ही नहीं है,
तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस चाहिए और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे जब जाकर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठोगे ना और वहां पर जब एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे होंगे, उस टाइम पर मेरी ये बातें याद आएंगी आप लोगों को। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, किताबों में थ्योरेटिकल चीजें रहती हैं, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है आप लोगों के लिए। इवन अगर कल को अगर आप कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो वहां पर आप लोग इनके जो एग्जाम्पल अगर वहां पर डाल दोगे ना, तो भाई साहब धड़ल्ले से आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं। पर लेकिन फिर वही बोलूंगा मैं, मार्क्स के लिए ही सारी पढ़ाई करोगे क्या? थोड़ा सा ऐसे भी तो देखो, जिंदगी में कुछ अपने आप को इंपावर करना है, अपने आप के लिए जिंदगी में कुछ सीखना है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम से उनको टैकल करना जानना है, तो ये सारी चीजें नहीं लगता है जिंदगी में सीखनी चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, कल मैंने थंबनेल ये लगाया, इस थंबनेल पर कई सारे लोगों ने कई सारे कमेंट किए कि सर ये कैसा थंबनेल लगा दिया। कंपनी ये इस तरीके के थंबनेल, कंपनी इस तरीके के पैकेट बना रही है, ठीक है, और ये पैकेट जो है लोग खरीद रहे हैं और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स लगा रही है, चल रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये थंबनेल यहां पर लगा रहा हूं तो आप लोगों को दिक्कत हो जा रही है। ठीक है, सबको नहीं बोल रहा हूं। आप लोग उन चीजों से क्यों डरते हो जो रियलिटी में सोसाइटी में ऑलरेडी अवेलेबल है? अगर वो आप लोगों के सामने निकल कर आती है, आज भी लोग जो है दुकान पर जाकर बोल नहीं पाते हैं कॉन्डोम दे दीजिए, ठीक है, ये आज बोल नहीं पाते हैं कि पैड दे दीजिए। लड़कियों की बात करें अगर यहां पर, तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये ऐसे इश्यूज हैं यार, इनको क्यों इतना टैबू बना रखा है सोसाइटी में? हमारे बीच में ही है और फिर भी हम लोग सब चीजें मतलब एक तरीके से सोसाइटी में हैं और सब इनको यूज कर रहे हैं, और उसके बाद भी फिर इनके बारे में बात करने से क्यों डर रहे हैं? इसके ऊपर पहले मूवी बनती है, फिर उसके बारे में अवेयरनेस आती है, फिर हम लोग को लगता है यार हम तो कुछ गलत कर रहे थे, फिर हम लोग सुधरते हैं। पर लेकिन अगर कोई टीचर बताने लगे तो टीचर पर उंगली उठाने लगते हैं कि ये टीचर क्या कर रहा है। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। सोचो एक मिनट के लिए क्या कर रहे हो। एक कल को चलकर एक ऐसी पोस्ट पर बैठोगे जहां पर आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगे, ठीक है, तो अगर इस सोच के साथ में वहां पर जाकर बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा उससे ऊपर उठो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो कि कोई पर्पज रहता है टॉपिक बनाने का, और अगर कोई ऐसी चीजें दिखा रहा हूं तो उसके पीछे कोई पर्पज है कि आप लोग इनको देखकर समझे थोड़ा सा कि ये चीजें हैं, और इनको देखकर अदरवाइज उस तरीके से नहीं कि हर टाइम माइंड में वही चीजें चलानी है। कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है। पहले वाला थंबनेल एक इसलिए भी मैंने पहले तो मुझे सामने आया, मुझे लगने लगा ऐसा लगेगा यार इसका प्रचार कर रहा हूँ, सारी इसी की फोटो लगा दी, तो मुझे लगा कि कई कई अलग अलग अगर कोई दिख जाए तो मैंने कहा उससे ये रहेगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं सोसाइटी में, तो इसके बारे में पता चलेगा। तो इसलिए मैंने सारे अलग अलग का जो बेसिकली कि मुझे पिक्चर मिली वो मैंने यहाँ पर यूज की। तो यहाँ पर मतलब समझा करो, कुछ किसी ऐसा नहीं कि हवाबाजी में चल रही हैं चीजें, उसके पीछे कोई पर्पज रहता है कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। मेरा मतलब यहाँ पर पूरा ये रहता है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में जो एक चोमू बच्चा होता है ना कि हाँ बस पढ़ाई पढ़ाई करके आया है, भाई साहब इतना बड़ा कटेगा ना आगे चलकर अगर ये चीजें आप लोग इग्नोर करके चलोगे, जब बैठोगे कहीं पर जाकर और जिंदगी में भी आगे बढ़ोगे, तो एक तरीके से सारी चीजें साथ में लेकर चलो, सोसाइटी का पार्ट हो, एलियन नहीं हो कि एलियन जाके मार्स ग्रह पर रह रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई चीज कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। उसके नीचे ऐसे नहीं कि ये क्या कर रहे हो सर, कैसे टॉपिक बना रहे हो। एक भी टॉपिक ऐसा उठा के दे दो जिसमें आप लोग उंगली रख सको, ठीक है। एक टॉपिक वो था वहां पर जो बच्चों की जो बेसिकली उनकी बरा निकलवाई जा रही थी, वहां पर क्या गलत था उस टॉपिक में? कुछ कोर्ट ह्यूमन राइट कमीशन उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। अब जब यहाँ पर ये कॉन्डोम की जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, कल को 5-7 लोग बीमार हो जाएंगे, कल को ह्यूमन राइट कमीशन आकर कुछ बोल देगा, उसके ऊपर कोई इशू हो जाएगा, कोर्ट में केस चला जाएगा, तब लगेगा आप लोगों का टॉपिक अच्छा कि हाँ टॉपिक सही था। अवेयरनेस की भी कोई चीज होती है ना, उसके ऊपर फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है। और आगे कोशिश करो कि मुझे ऐसे स्पीच न देने पड़े, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होता है। ये इस तरीके की चीजें कम से कम अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो कि इसके पीछे कोई पर्पस होगा। और अवेयरनेस एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि कोई ना कोई कल को चलकर इतनी सारी बीमारियां होती हैं। आप लोगों को पता है कितने सारे लोग मरते हैं जो कॉन्डोम यूज नहीं करते हैं आज के डेट में, और एक अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं। डेटा उठाकर सर्च करना, एक बार जानकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितने लोग एड्स की बीमारी से जूझ रहे हैं आज की डेट में। हल्का सा टॉपिक ला रहे हैं ना अभी, तो ये जिस दिन फंस जाएगा ना कोई इंसान, इलाज नहीं है भाई साहब आज तक 20 बीमारी का, ठीक है। तो इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि आप लोग अवेयर रहो और जिंदगी में कोई ऐसी चीज ना कर बैठो जिससे कि ये लगे कि यार ये क्या हो गया, और फिर उसके बाद में फिर तो वही है कि जान है तो जान है, जान गई तो फिर क्या रह गया, फिर छिपाते रहो अपनी ये सारी चीजें, गाते रहो फिर दुनिया के सामने। तो इसलिए चीजों को अंडरस्टैंड करो, ठीक है दोस्तों। आज की डेट में हेल्थ ना यार एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में जितना ज्यादा डिस्कस किया जाए उतना ही ज्यादा कम है। पहले कोरोना आया, कोरोना ने सबको रुलाया, अब मोंकी पॉक्स आ रहा है आप लोगों के मजे लेने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो बीमारी सारी आ रही है ना कहीं जाने अनजाने में हम लोग इनको अपने बीच में लेकर आ रहे हैं। पर लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि डिटेल में डिस्कस करूंगा कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। अभी रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लाया गया, तो इसके चलते यहाँ पर ये इशू सामने निकल कर आया।
तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। राइट टू हेल्थ के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करूंगा और इसी के साथ में एक काफी शानदार प्यारा सा मिक्सचर होगा जिसमें करंट और स्टैटिक का पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई टॉपिक जब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं उसमें यूपीएससी का क्वेश्चन भी जब आ जाए तो उसके ऊपर 4 चांद लग जाते हैं, ये तो आप लोगों को बताइए। और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, खासकर जो दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों से बातें करूंगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका टॉपिक रहने वाला है, अच्छे से इंजॉय करते हैं, डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो ध्यान से सुनिएगा, उन्हें कहते हैं टकटकी लगाकर सुनिएगा ताकि क्वेश्चन पूछूं तो आप लोगों को मजा आए, वाह यार कितना शानदार टॉपिक था। ठीक है, आप लोग आंसर दोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी हुआ क्या, राज्यसभा के अंदर डिस्कस किया गया प्राइवेट मेंबर बिल और बात की जा रही है राइट टू हेल्थ के बारे में। राइट टू हेल्थ मतलब जिस तरीके से आप लोगों को पता है ना राइट टू एजुकेशन के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में बच्चों के लिए पता है आप लोगों को, कहां से कहां तक, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया गया। हमारे संविधान में 86वां अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 86 कब किया गया, 2002 में किया गया। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत पार्ट 3 में एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में, उसके अंदर अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A लगा दिया और इसके तहत राइट मिल गया आप लोगों को मतलब 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कि उनको एजुकेशन मिले तो उसमें कोई भी ज्यादा इंटरफेयर न करे, वो अपनी एजुकेशन उनकी अगर उन तक न पहुंचाया जाए तो डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा अधिकार यहां पर मिल गया क्योंकि फंडामेंटल राइट बन गया। सोचो कल को कोई इंसान बीमार है और यहां पर उसको इलाज नहीं मिल रहा है, उसको इलाज देने से मना कर दिया, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्ट यहां पर, और आप लोगों को अधिकार है कि जिस भी राज्य के अंदर आप लोग रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर लाई जाए कि वो यहां पर कम से कम एटलीस्ट मिनिमम हेल्थ सर्विस तो यहां पर लोगों को प्रोवाइड कराए ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और फिर से यहां पर मैं वही बात बोलूंगा कि अगर बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक है, तो वो एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी के बारे में आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। तो वहीं से ही आप लोग यहां पर बोल सकते हैं जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो वो भी आर्टिकल 21 से ही निकल कर आता है और यहीं से ही आप लोगों का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकल कर आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, यानी कि जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उस वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उसको सहज रखने के लिए एक कानून के थ्रू एक कोड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई भी मैटर है तो उसमें जाकर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड यहां पर जब बिल लाया गया तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था, तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले थोड़ा सा राइट टू हेल्थ के बारे में आप लोगों को बता देता हूं जिस चीज से रिलेटेड यहां पर ये बिल था, फिर इसके बाद में आप लोगों को प्राइवेट मेंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं एक ही टॉपिक के अंदर 2 टॉपिक आप लोग यहां पर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हेल्थ एक अलग इशू है और प्राइवेट मेंबर जो है वो एक अलग इशू हो गया। अब राइट टू हेल्थ जो है यहां पर वो हर एक इंसान को अधिकार है कि यार उसकी एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। आप लोगों को भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है, हम लोगों को, और खासकर जिसको हम लोग गवर्नमेंट को चुनकर भेजते हैं, जिसके हाथ में हम लोग पावर देते हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक तरीके से हम लोग को एक ऐसा हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए जिसमें हम लोग हष्ट पुष्ट रह सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो हेल्थ प्रोटेक्शन हर लेवल पर यहां पर होनी चाहिए। तो इसके बारे में यहां पर बातें देखने को मिलती हैं और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इससे रिलेटेड आप लोगों को कई सारे प्रोविजन देखने को मिलेंगे हमारे संविधान के अंदर में। यानी कि संविधान निर्माता जब हमारा संविधान बना रहे थे तो उनको भी लगा कि हाँ यार लोगों के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। उन्होंने तो काम किया ही किया, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग अगर प्रोविजन देखोगे उनके द्वारा भी इसके ऊपर काम किया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो कि 1948 में आए थे, उसका आर्टिकल 25 भी यहां पर इस बारे में बात करता है कि एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, लोगों की हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है। अभी मैंने आप लोगों को बोला आर्टिकल 21 जो है यहां पर ये राइट टू हेल्थ के बारे में बात करता है, लाइफ विद डिग्निटी के बारे में बात करता है और इसी से आप लोगों की राइट टू प्राइवेसी भी निकल कर आती है। ये तो सारी बातें आप लोगों को पता है, कईयों बार मैं पढ़ा चुका हूं। अभी यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कई आर्टिकल है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 तो आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने कई बार डिस्कस किया है। अभी जो वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई यहां पर जो हेल्थ वाली, खासकर जिसमें मैंने बात की अभी आप लोगों से डिस्कस की थी, जिसमें कॉन्डोम से शराब बनाई जा रही थी, वो वाली जो वीडियो डिस्कस की थी उसमें भी मैंने आप लोगों से आर्टिकल 47 के बारे में डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों की हेल्थ जो है वो सही रहनी चाहिए। ये उनको एज ए संविधान निर्माताओं ने ड्यूटी दी है कि आप लोगों को लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? यानी कि संविधान निर्माता जानते थे इस बात को कि कल को चलकर यहां पर गवर्नमेंट जो है वो अपने मजे में एंजॉय कर सकती है और हो सकता है कि लोगों की हेल्थ बर्बाद हो जाए। आप लोग बोलोगे यार संविधान निर्माताओं के दिमाग में ऐसी क्या बात आ गई कि उनको ये ऐसी ऐसी चीजें
संविधान के अंदर लिखनी पड़ गई। उन्होंने अंग्रेजों को देखा था यार, अंग्रेजों ने हमारा खून चूसा है, ऐसी ऐसी बीमारियां हुई हैं अंग्रेजों के टाइम पर कि लाखों लाखों लोग जो हैं वो रातों रातों में निपट गए। ऐसी महामारियां हुई हैं उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को मतलब ही नहीं था ना हम लोगों की हेल्थ से। वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, यहाँ से अपना खाना पीना निकाल रहे थे, रिसोर्स निकाल रहे थे और लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो उस टाइम पर संविधान निर्माताओं को लगा कि यार अगर आने वाली गवर्नमेंट भी ऐसी होने लगी कल को चल के जैसे अंग्रेज हो रखे हैं, उनको मन ना रहा कि कुछ करना है जनता के लिए, तो क्या होगा? तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशर होना चाहिए ना। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उनको इसीलिए उनके गले में घंटी गाड़ी गई ताकि ये हिलती रहे, बजती रहे और उनको याद दिलाती रहे कि तुमको ये काम करने हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जब हालांकि आप लोगों को पता है कि पॉलिटिशियन जो है वो आज के दिन में ढीठ होते जा रहे हैं, फिर इसके चलते कई सारे केस निकल कर आते हैं। जैसे कि बात करें पश्चिम बंगाल, ये खेतियार मजदूर समिति केस आया 1996 में। तो इसमें भी कुछ ऐसी बातें बोली गई कि यार गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि लोगों को कम से कम मेडिकल फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराए। आप लोग ये सोचो, मान लीजिए एक पर्टिकुलर गांव के अंदर मैं रहता हूं, उस गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, और सोचने के लिए अगर आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं तो सीधा सीधा एक मूवी बता देता हूं, मांझी मूवी देखो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा उस मूवी में क्या दिखाया गया, उनके घर के आसपास में कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, उनको एक पहाड़ी के आसपास से गुजर कर जाना पड़ता था, इसीलिए तो उसको पहाड़ तोड़ना पड़ गया बंदे को। अगर वहां पर कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी होती तो उसकी वाइफ बच जाती, उसके पेट में बच्चा था वो भी बच जाता। तो ये कम से कम इंसान के आसपास वाले एरिया में फैसिलिटी तो हो, कम से कम आसपास वाले एरिया में, ताकि वो अपना इलाज करा सके। स्कूल तो हो आसपास वाले एरिया में ताकि बच्चा पढ़ने जा सके। अगर वहां पर फैसिलिटी नहीं है तो कैसे काम चलेगा? एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एटलीस्ट अवेलेबल करवाना चाहिए चीजें, ताकि इंसान जो है उसको वहां पर यूज कर सके। ऐसा ही एक केस और आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये भी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर परमानंद, ये परमानंद कटार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1989। तो यहां पर ये दो ऐसे केस हैं, अगर राइट टू हेल्थ के बारे में कोई लिखने के लिए आप लोगों से पूछ ले, या तो ये तो ऐसे भी केस हैं कि मैं बोलूंगा आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी हॉस्पिटल है या फिर कोई प्राइवेट कोई भी ऐसा प्रोफेशन अगर कोई कर रहा है तो अपनी सर्विस एक्सपर्टीज उसको प्रोवाइड करानी है ताकि लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एक ऐसा बिल लाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हमारे देश में कोई भी ऐसा बिल नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, अगर आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाएंगे, जो कि टोटल मिलाकर 17 ऐसे गोल हैं जो कि दुनिया को सुधारने की बात करते हैं, इसके अंदर 169 टारगेट हैं। और मैंने आप लोगों को जब 169 टारगेट में थे, जब टारगेट नंबर 3 मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में भी बात की जाती है इस पर्टिकुलर गोल के अंदर में। तो ये जो गोल है इसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही है ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके और सुधारा जा सके। अगर ऐसा रहा तो लोग जो है अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? एक तो राइट बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी। इसका फायदा क्या, आप लोग सोचने की कोशिश करिए। एक इंसान कह रहा है कि मुझे ये हेल्थ सर्विस दो, सामने वाला बोलेगा किस बेस पर तुमको हेल्थ सर्विस दें, ठीक है, नहीं देते तुमको हेल्थ सर्विस, जाओ यहां पर। ये एक तरीके से आप लोगों को अधिकार नहीं है, आप लोग उससे मांग रहे हो। पर लेकिन सोचो, आप लोग बोलो कि मेरा अधिकार है भाई साहब, तुझे हेल्थ सर्विस देनी पड़ेगी वरना कोर्ट में जा रहा हूं, वो 1 मिनट में अपनी पैंट गीली कर देगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के फंडामेंटल राइट बन गया, आप लोगों को अधिकार मिल गया, तो आप लोगों को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये होता है अधिकार देने वाली बात। जब तक अधिकार नहीं है तब तक तो कोई कुछ भी बोल देगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खाना खाने जाते हैं ना, पैसे देकर पैसे दे रखे हैं तो भाई साहब खाना खा के जाएंगे अब यहाँ से, ठीक है, फ्री में नहीं खा रहे हैं। फ्री में तो एक बार को बोल देगा इंसान की नहीं खिला रहा, चल भाग यहाँ से। पर लेकिन जब पैसे दे दिए हैं तो फिर कौन बोल देगा भाई। तो इसलिए कहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो एक अफोर्डेबल प्राइस पर यहां पर मिलनी चाहिए। तो राइट बेस्ड हेल्थ सर्विस, इसी के साथ में एक्सेस होनी चाहिए। चलिए अवेलेबल तो है वहां पर उस एरिया में कि हाँ यहाँ पर हॉस्पिटल है, पता चला उसमें 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं फीस, चला जाएगा कोई इंसान गरीब, अरे वो अपनी किडनी बेच देगा, अपनी सारी जमीन जायदाद बेच देगा, तब भी नहीं इलाज करवाएगा। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग टर्म है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि अपनी जेब से खर्चा कर कर खुद अपना इलाज करवाना वो कम होना चाहिए, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो सुधरेगी। तो इसके चलते यहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है जिसके ऊपर काम करना चाहिए, जैसे लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस आसपास वाले एरिया में देखने को मिलती है। गांव में मुझे अभी याद है, अगर आप लोग अपने भी गांव में देखोगे, प्रॉपर वहां पर गोलियां तक नहीं मिलती हैं, ठीक है। कई बार पुरानी गोलियां पड़ी रहती हैं, डॉक्टर कभी टाइम पर नहीं आता है वहां पर। क्यों? क्योंकि फंडिंग ही नहीं आ रही है, उनके पास भी दिक्कत नहीं, उनके पास उनकी भी गलती नहीं बेचारों की, वो बोलते हैं कि भाई साहब ऊपर से नहीं आता, हम लोग क्या कर लें, ठीक है। तो इसके चलते काफी दिक्कतें देखने को मिलती है पब्लिक जो हेल्थ सिस्टम के अंदर में, तो लोगों को मजबूरन प्राइवेट के अंदर जाना पड़ता है। इसके चलते वो एक और काफी खतरनाक दिक्कत है, यहां पर डॉक्टर का पॉपुलेशन से रेशो, WHO का मानना यह है कि 1:1000 होना चाहिए, यानी कि हर 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए।
पर लेकिन आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा मोटे मोटे तौर पर हर 1500 लोगों पर एक डॉक्टर है, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो डॉक्टर के ऊपर भी बर्डन है। और 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया था कि आज की डेट में हेल्थ जो है वो एक इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है, और कोविड-19 ने तो सबके चक्षु खोल दिए। कोविड-19 ने तो सबको सुधार दिया है कि हेल्थ के ऊपर फोकस देकर नहीं चलोगे तो कोई महामारी आएगी और आप लोगों को घुटने पर गिरा कर जाएगी। तो इसलिए बोलता हूं कि यहां पर इसलिए बोला 15 फाइनेंस कमीशन ने कि भाई साहब एक सलाह दे रहा हूं, दे तो फ्री में रहा हूं क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो, पर मान लोगे तो आप लोग सुधर जाओगे। तो 15 फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट के पास में गया, गवर्नमेंट ने बोला कान में बताना, सबको मत बताना। क्यों? क्योंकि सबको बताओगे तो फिर वो कहेंगे कि 15 फाइनेंस कमीशन ने बताया था और तुमने इंप्लीमेंट नहीं किया। 15 फाइनेंस कमीशन कहने लगा भाई साहब जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा, क्योंकि कान में बता दे तो तुम्हारे कान पे जू नहीं चलेगी, तुम इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे। तो उसने साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई साहब स्टेट लिस्ट में से निकाल के हेल्थ के सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कि हेल्थ के ऊपर दोनों को फोकस देना है। कोविड-19 के टाइम पे याद है आप लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पल्ला झाड़ लिया था साफ साफ ये बोलकर कि तुम्हारी बीमारी है स्टेट के अंदर, मतलब एक तरीके से स्टेट की लिस्ट में आता है। संविधान में लिस्ट है ना 7वें शेड्यूल के अंदर 3, जो कि यूनियन और स्टेट और कॉन्करेंट। तो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि बीमारी स्टेट के अंदर में, तुम अपने आप थामो, हमसे मत बोलियो, ठीक है। पर लेकिन जब दिखने लगे तो इतनी खतरनाक चीज होगी, तब जाकर यहां पर चीजें हुई हैं। याद होगा स्टार्टिंग में दवाइयों के लिए लड़ना पड़ रहा था कि दवाई स्टेट को दे देंगे, स्टेट खरीदे और फिर अपनी जनता को दे जाकर, वो वाली चीजें। तो 15 फाइनेंस कमीशन को समझ में आ गया कि अभी तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अभी ये मोंकी पॉक्स आ रहा है, ये भी कुछ ऐसी पॉक्स ही निकाल दें यहां पर, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, तो इसलिए फोकस देने की जरूरत काफी ज्यादा है, ठीक है। और बात करें यहां पर शॉर्टेज कहां पर है चीजों की, तो हर एक लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर एक तरीके से पीपल पर डॉक्टर की बात यहां पर की जा रही है। शॉर्टेज तमिलनाडु के अंदर, दिल्ली के अंदर, कर्नाटका, केरला, गोवा, हर जगह देखने को मिलेगी भाई साहब। झारखंड, हरियाणा, यानी कि ये तो बेस्ट स्टेट है जहां पर शॉर्टेज यहां पर भी है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु सबसे बेस्ट है, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, गोवा, पर लेकिन शॉर्टेज यहां पर भी है डॉक्टरों की। पर लेकिन अगर जाओगे ऐसे राज्य जहां पर कहानी खराब है, तो झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, एक तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश, यहां पर तो बेइंतहा है, यानी कि ये तो ऊपर से टॉपर है और ये नीचे से टॉपर है। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ की सर्विस कैसी है। तो ये है पूरा एक टॉपिक जिसमें बात की जा रही है हेल्थ के बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी बता दिया, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंज क्या है, वो भी आप लोगों को मैंने बता दिए। 15 फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है, डॉक्टर से पॉपुलेशन रेशो क्या होना चाहिए, कौन कौन से राज्य सही में और कौन कौन से बेकार है, वो भी आप लोगों को बता दिया। तो ये पूरा एक टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, पूरा इसी तरीके से मैं उसको डिस्कस भी करने वाला हूं, तो अच्छे से सुनिएगा, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी मैंने जो आप लोगों से डिस्कस किया वो किया टॉपिक राइट टू हेल्थ के बारे में, ये भी ला रहा था राज्यसभा के अंदर में। अभी जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री निकालेंगे, सारी बातें इसके बारे में समझेंगे डिटेल में, एक एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और एक बार चीजों को पढ़ लो, उस तरीके से पढ़ लो कि जिंदगी भर अब आप लोगों को फिर उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से टॉपिक को तैयार करके चलना है, ठीक है। वैसे ये टॉपिक ऐसा है जो पॉलिटी के अंदर मैंने काफी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोग पॉलिटी में जाकर भी इसको सर्च कर सकते हैं, और यहां पर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। पब्लिक बिल के बारे में कईयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसको तो गवर्नमेंट प्रस्तुत करती है पब्लिक बिल को, और प्राइवेट जो बिल रहता है इसको अपोजिशन वाले प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले तो यही जो आप लोगों का कंफ्यूजन है ना, इसको पहले डस्टबिन में डाल कर आओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो बिल कहलाता है जिसको मिनिस्टर, यानी कि अगर मान लीजिए आज की डेट में मिनिस्टर कौन है, बेसिकली होम मिनिस्टर, वो है हमारे जो है बेसिकली अमित शाह जी। उनकी मिनिस्ट्री का कोई बिल अगर उनके अलावा छोड़कर कोई और प्रस्तुत करे तो वो प्राइवेट मेंबर की कैटेगरी में आएगा, इवन चाहे गवर्नमेंट का भी कोई यहां पर नुमाइंदा आकर को उसको प्रस्तुत क्यों ना करे। यानी कि ये बोला जाता है कि अदर देन द मिनिस्टर अगर कोई भी बिल को प्रस्तुत करता है तो वो प्राइवेट बिल माना जाएगा, चाहे वही गवर्नमेंट का ही नुमाइंदा क्यों ना हो। पर लेकिन नॉर्मली आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब गवर्नमेंट की साइड से कोई बिल आता है तो नॉर्मल सी बात है उसको मिनिस्ट्री प्रस्तुत करेगा, किसी और को क्यों प्रस्तुत करने देंगे वो। तो ये एक नॉर्मल बात होगी। तो नॉर्मली एक ऐसी पैटर्न देखने को मिलता है कि अपोजिशन वाले अक्सर जो होते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते हैं, ठीक है। ये तो इतना तो समझ में आ गया कि वो ऐसा नहीं कि मिनिस्टर ही यहां पर एक तरीके से मिनिस्टर प्रस्तुत ना करे, अपोजिशन वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी प्रस्तुत कर सकता है अदर देन मिनिस्टर। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आखिर ये बिल लाया क्यों जाता है, आखिर यार इससे फायदे क्या हैं। फायदे इससे कई सारे हैं। गवर्नमेंट कई बार कई सारे मैटर्स के ऊपर फोकस नहीं करती है, यानी कि उनको ये लगता है कि ये फालतू की बातें चल रही हैं, इसके ऊपर फोकस देने की कोई जरूरत नहीं है।
तो इसीलिए यहां पर बोला गया, जैसे हेल्थ का इशू मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, हेल्थ में यहां पर गवर्नमेंट जो है वो फोकस ही नहीं कर रही है, तो इनको लग रहा है राइट टू हेल्थ होना चाहिए, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल यहां पर लेकर आ गए ताकि गवर्नमेंट का उसके ऊपर फोकस दिया जा सके और उनको लगाया जा सके कि ये इसके ऊपर फोकस दो भाई साहब, ये जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बार गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आती है उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता है, तो एक हेल्दी डिस्कशन भी उस टॉपिक के ऊपर हो जाएगा, और जब डिस्कशन होगा तो उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी सबके सामने आ जाएंगे। और वो सबके सामने अगर एक बार को आगे, फिर आगे चलकर अगर कोई बिल आएगा तो वो पॉइंट्स जो है उसमें डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा यार, प्राइवेट मेंबर तो इतना अच्छा आया था बिल लेके, तुमने तो यार इसका कचरा निकाल दिया, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि आप लोग भी अच्छा बिल लेकर आओ। ठीक है, कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है एक दाग होता है गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि उनको साफ करना होता है एक अच्छा बिल लाकर, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, आजकल सबसे जो बुरी चीज देखने को मिल रही है वो है एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने देखने को मिलना। आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम कर दे तो अपोजिशन वाले उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसमें एक तरीके से लूप होल ढूंढ कर लेकर आएंगे। आप लोग बोलोगे सर गवर्नमेंट ये अपोजिशन का काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो अपोजिशन को उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें, अगर कोई अच्छा काम कर दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर अपोजिशन अप्रिशिएट कर रही है तो कल को चलकर अगर सामने वाले लोग अपोजिशन में बैठेंगे तो वो भी अप्रिशिएट करेंगे। पर लेकिन हमारे देश में ऐसे पैटर्न है नहीं, हमारे देश में तो बाल की खाल उतारनी है, चाहे सामने वाला अच्छा करे चाहे बुरा करे। और इसी के साथ में अपोजिशन का नाम ही हमारी कंट्री में ऐसा हो गया कि नाम अपोजिशन है तो इसलिए अपोज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मान लिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाने का काम होता है अपोजिशन का, तो वो यहां पर हमारी कंट्री में प्रमोट होता हुआ नजर आएगा अगर इस चीज को इस तरीके से लेकर चला जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर ये तो बात सही है, चलो समझ में आ रही है। ये बताओ आज तक क्या कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है? अगर लाया गया है तो क्या यहां पर किसके बारे में कुछ बातें हमको बताओ, वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसको सुनकर इंजॉय करोगे थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले बात करें, अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात करें तो यहां पर पहला द मुस्लिम, ये है बेसिकली वक्फ बिल 1952 में लाया गया था। ठीक है, लोकसभा के अंदर में ये 1952 में लाया गया और इसको एसेंट भी मिल गया ये बात आप लोगों को थोड़ी सरप्राइज लगेगी। ठीक है, तो सैयद मोहम्मद अहमद जो कासमी हैं, इनके द्वारा ये बिल लाया गया था, जो कि यहां पर पास भी हो गया। अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो जितने भी प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं यहां पर, उनको यहां पर पास कर दिया गया है। कब? जब यहां पर हमारे देश में वो लोग गवर्नमेंट चला रहे थे जो नए नए देश को आजाद करके लेकर आए थे, या फिर मैं बोल सकता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जब तक गवर्नमेंट चल रही थी, लगभग तब तक यहां पर चीजें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर होती नजर आ रही थी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में देश के अंदर में बहुत बड़ी दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि जो पार्टी सेंटर के अंदर में है वही पार्टी जो है वो स्टेट के अंदर में है, तो सारी चीजें ठीक ठीक चल रही थी। और आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, अगर कोई इंसान ना किसी चीज की कीमत चुकाता है, वो इंसान ना जो कीमत चुकाकर आ रहा होता है उसको उसकी वैल्यू पता होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को आज के डेट में अपने माँ बाप की जो मेहनत है उसकी कीमत समझनी है, तो आप लोग फिलहाल हो सकता है कि उसको इग्नोर कर दे, पर लेकिन जिस दिन आप लोग उनकी पोजीशन पर आ जाएंगे उस दिन आप लोगों के मन में उनकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी कि हाँ यार क्या क्या किया है उन्होंने हमारे लिए। तो वही बात है यहाँ पर। तो क्या करना है आप लोगों को एक तरीके से कीमत समझनी है। तो कीमत यहां पर उनको आजादी के लिए लड़कर उनको आजादी मिली थी, तब जाकर यहां पर वो देश के अंदर अपनी अपनी पोस्ट पर आकर बैठे थे, तो उनको कीमत पता थी अपनी आजादी की, कीमत पता थी उनको उस पार्लियामेंट की जिसके अंदर हर एक मेंबर की एक अहमियत थी। तो वहां पर एक हेल्दी डेमोक्रेसी हुआ करती थी, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल भी जो थे वो अक्सर यहां पर आप लोगों को पास होते हुए नजर आते थे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो यानी कि हर एक इंसान जो है वो अपनी बातें रखता था, पर आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं होगा और उसके बाद में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके बाद में प्राइवेट मेंबर बिल नहीं आए, पर लेकिन पास नहीं हो पाए। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, आज तक ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए, जिनकी लिस्ट मैंने आप लोगों को सामने रख दी यहाँ पर। इनको आप लोग थोड़ा सा एक बार नजरों में को निकाल लेना, क्योंकि कई बार हो सकता है क्वेश्चन इनसे पूछ ले जाते हैं, क्योंकि ये सारे वो इशू थे जो कि अच्छे इशू थे जिसमें सोसाइटी में बात करनी चाहिए जिनके बारे में, वो वाले इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर पास हो गए, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि तब से अब तक यहां पर कोई बिल लाए नहीं गए। 13th लोकसभा में 343 लाए गए थे, 17 ओनली डिस्कस किए गए, पास तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। 2004 से लेकर 9 तक का अगर बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर यहां पर 328 लाए गए, 14 डिस्कस किए गए, पास नहीं। 15th लोकसभा के अंदर भी यहां पर 372 देखने को मिलेंगे, 11 ओनली डिस्कस किए गए। तो यानी कि पास जो थे वो वहीं पर ही हो चुके, यहां पर आकर कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं हुआ है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने है। कुछ और बातें अगर इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर मैंने बता दी कि गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में क्या है। तो ये तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंट्रोड्यूस बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, पर इंट्रोड्यूस नॉन मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर यहां पर नहीं होगा जो इंट्रोड्यूस करेगा।
कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर हाउस, जी हाँ बिल्कुल सही है, दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया सकता है दोनों को। और मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउस टू बिकम ए लॉ, यानी कि कानून बनाने के लिए दोनों हाउस में से पास होना यहाँ पर जरूरी है। तो ये भी एक तरीका आप लोग इसके ऊपर एक ऐसी बात बोल सकते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, कि ये तो करना ही करना पड़ेगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों के सामने यहां पर बताने जा रहा हूं। डिफरेंस अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो ये डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओ। तो बोला जा रहा है कि अभी आप लोगों ने देखा यहां पर मिनिस्टर रहेगा पब्लिक वाले में, और यहां पर नॉन मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो रूलिंग पार्टी का रहता है और ये अक्सर अपोजिशन पार्टी का है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तरीके से, और ये ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट वाले नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, कोई कर सकता है पर लेकिन उसमें कोई अलाउ ही क्यों करेगा उसको। ठीक है, अपनी बेइज्जती कौन करवाएगा। ठीक है, ग्रेटर चांस होता है अप्रूव होने का क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है। बहुत ही कम चांस है, इसीलिए 14 जो पास हुए गए वो तभी पास हो गए जब भाईचारा हुआ करता था। अब कोई किसी ने पास यहां पर नहीं किया गया। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। इसका रिजेक्शन अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब तुम अपना बिल भी पास नहीं करा पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी मेजोरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपना तकिया कलाम जो है समेट लेना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर दिक्कतें होने वाली हैं कि अगर इसका मतलब है गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में ही नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है यहां पर। ठीक है, इसका रिजेक्शन हो गया तो कोई बात नहीं, यहां पर और अच्छा डिस्कशन हो गया पार्लियामेंट के अंदर में, गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो वाली आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के चलते अगर बात करें यहां पर, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस रिक्वायर एक 7 डेज नोटिस। जब एक तरीके से अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है आप लोगों को, ठीक है, तो यहां पर 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है कि भाई साहब हम इसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़ता है। बिल अगर कोई आ रहा है ना पार्लियामेंट के अंदर में, तो पूरे देश के अंदर में वो इंप्लीमेंट किया जाएगा और बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये ड्राफ्ट किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, अलग अलग लेवल पर इसको कंसल्ट किया जाता है। ये जो है इसके लिए 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा पहले कि हाँ ऐसा कुछ हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई भी अगर जो ड्राफ्ट करेगा वो रेस्पॉन्सिबल जो मेंबर होगा वो यहां पर इसको तैयार करेगा, जबकि यहां पर तो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट होंगे वो यहां पर इसको तैयार करते हुए नजर आएंगे। एक और छोटी सी बात बता दूं जो आप लोग स्टार लगाकर लिख सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो फ्राइडे में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई दिन नहीं है, 7 दिन पहले का नोटिस देकर कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। 1 महीने का नोटिस देकर ओनली फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए ज्यादा पावर नहीं है क्योंकि ये काम एक्चुअल में गवर्नमेंट का है। ठीक है, कोई और कर रहा है तो उसके लिए बस 1 दिन अलॉट किया गया कि भाई साहब 20 दिन आना और तुम्हारे अंदर जितनी तनातनी चल रही है, अपने दिमाग में जो भी आपके गुब्बारे फूट रहे हैं उनको आकर अपने बुलबुलों को शांत कर लेना और यहाँ पर अपना जो भी है उसको रखकर डिस्कस करके चले जाना। ये ऐसी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है पूरा टॉपिक, एक पूरा प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। तो ये टॉपिक नंबर 2 आप लोगों का पूरा कवर हो गया इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं इस क्वेश्चन को जो यूपीएससी में 2007 में पूछा गया, चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। प्रैक्टिस करके देखो, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग टॉपिक को कितने बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे हैं। बोला क्या गया कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड, यानी कि जो इलेक्टेड नहीं है बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा कुछ है क्या? अभी मैंने क्या बताया, अदर देन मिनिस्टर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको प्रेजेंट कर सकता है। स्टेटमेंट 1 जो है गलत होगी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 तो और भी आसान है। प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास किया था पार्लियामेंट, बताया कि रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल, अभी रिसेंटली कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मतलब अभी रिसेंटली पास किए गए हैं। भाई साहब 14 बिल पास किए गए थे, वो भी पुराने टाइम में, होने के बाबा आदम के जमाने में, तब से अब तक कोई पास नहीं हुआ है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फिर आप लोग आंसर दोगे कि नहीं? तो टॉपिक को ऐसे पढ़ो। ठीक है, बाकी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछे गए हैं आप लोगों से। देखता हूं इसका कौन कौन से आंसर देता है। बोला गया है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950। हमारे देश में अगर बात करें संविधान में, जब तक आप लोगों के लिए नए शब्द ऐड नहीं किए गए थे तो क्या स्टेटस था? तो इसका आंसर देना है ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप लोगों के प्रीएम्बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें दे रखी हैं आप लोग देखते हैं, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पर लेकिन ये कब ऐड किए गए? इसमें कई सारे सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐड किए गए, आप लोगों को पता है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। देखता हूं कौन कौन से आंसर यहां पर देता है कि स्टार्टिंग में 1950 में कौन कौन से शब्द यहां पर नहीं थे, तो आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो देखता हूं सही आंसर कौन देता है। चलिए इतना बता देता हूं, सेक्युलर यहां पर नहीं था। ठीक है, अब यहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था या सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ये आप लोगों को बताना है, इसमें से चूज करना है। ठीक है,
राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी एक ही बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। बोला गया लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। प्रॉपर्टी सिटीजन ले सकते हैं क्या बस ओनली? लीगल राइट अवेलेबल टू एनीवन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नाइदर फंडामेंटल राइट नोर लीगल राइट। सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है वैसे आंसर भी है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, इसको तो अगर तुमने आंसर नहीं दिया ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ढाबा बंद कर देना चाहिए बाबा का ढाबा बन जाएगा, ठीक है राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, तीनों के तीनों, ठीक है। तो मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा सा और नज़ारा दिखा दूं। तो इस तरीके से तैयारी करो कि तैयारी ऐसी रही। फीडबैक जरूर देना यार, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। 1 सेकंड लगेगी जस्ट आपके, मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ। फीडबैक आप लोगों से इसलिए मांगता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे। इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई भी डाउट हुआ करें, या फिर अगर तारीफ लिखनी हो आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक की तो तारीफें भी आप लोग कर सकते हैं। तारीफ करने से ना मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, कंजूसी नहीं बरतनी है। जैसे मैं आप लोगों की तारीफें करता हूँ, क्या आंसर देता हूँ, उन्हें कहते हैं एक तरीके से शानदार आंसर देते हो। अच्छे से पढ़ो यार, जिंदगी में आगे बढ़ो, यही बस एक दुआ है दिल से। और अपनी अच्छी पोजीशन लेकर अपने परिवार को और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन डायरेक्शन दो, ठीक है। इसके ऊपर आज के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल दे रखा है 68th जो नेशनल फिल्म अवार्ड है उसके बारे में। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये 68वें नंबर के हैं, यानी कि 68 नंबर के हैं, पर लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि 2020 के अवार्ड ये दिए जा रहे हैं। रीजन क्या है? कोविड-19 के चलते यहाँ पर अवार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर नेशनल अवार्ड जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी 1954 में, जिसके तहत ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म जो है, जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है, उसके द्वारा यहाँ पर ये आगे चलकर हमारी कंट्री में अवार्ड दिए गए। पहला अवार्ड 1954 दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ये यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वैसे देखा जाए तो कई सारे जो अवार्ड हैं सारों की मैंने लिस्ट प्रोवाइड करा दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, पॉपुलर फिल्म, सारी आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। पर इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये कई सारे ऐसे भी अवार्ड दिए जाते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। खासकर अगर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है मध्य प्रदेश जो है वो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, यानी कि अगर आप लोगों को मूवी बनानी है तो मध्य प्रदेश सबसे बेस्ट राज्य बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को तो अवार्ड मिल गया बेस्ट अवार्ड का, पर लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी नाम वहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि स्पेशल मेंशन किया है, तुम क्यों खुश हो? अरे यार हमारा भी नाम था लिस्ट में। अच्छा चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को यहाँ पर भी आप लोग जाकर जो है मूवी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो 68th ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसी के साथ में 2020 वाला है। यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। और जो हमारी कंट्री में ये जो फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ना एक तरीके से, तो उसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि हमारी कंट्री में अप्रिशिएट किया जा सके उन लोगों को जो इस फील्ड में आकर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखेगा। और हाँ, अरे जो स्टार्टिंग में वो वीडियो थी वो तो मैं बताने भूल गया आप लोगों को। उसमें ये दिखाया गया उस स्टार्टिंग की वीडियो में कि अक्सर लोग जो है इसलिए ओनली सीट बेल्ट लगाते हैं। उनको ये लगता है कि सीट बेल्ट अगर इंसान जो है वो नहीं लगाएगा तो एक तरीके से पुलिस वाले पकड़ लेंगे, यानी कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड नहीं, बस इस तरीके से लगाते हैं। वो इशू वहाँ पर दिखाया गया, ठीक है यार। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर मेरे दिल के काफ़ी करीब रहता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर किसी की हेल्प करने की बात आती है तो वो जो टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं इंसानों को सशक्त बनाने का काम करता है। यानी कि अगर यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी न हो तो बहुत सारे लोगों को न्याय न मिले। जैसे कि गवर्नमेंट जो है कई सारी ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड कराती है जिससे कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसको भी फायदा हो सके। तो यहाँ पर न्याय सबके लिए ये इनका फोकस एरिया रहता है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। तो ये NALSA आप लोगों ने सुना होगा, नालसा लीगल सर्विस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप लोगों ने जजमेंट भी सुना होगा, याद है नालसा जजमेंट? बताइए कौन सा था वो जजमेंट जो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है। तो वही लीगल सर्विस अथॉरिटी है। यहाँ पर याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये इसका जो जजमेंट था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जजमेंट था। कुछ याद आया 2014 का वो जजमेंट जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर क्रिएट करने की बात की गई यहाँ पर, यानी कि मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, ये तो आप सब लोगों को पता है। पर लेकिन एक नया जेंडर और होना चाहिए जिसको ट्रांसजेंडर बोला गया। तो यहाँ पर जो हिजरा, किन्नर, कई नाम से हम लोग पुकारते हैं, उनको एज ए थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर के तौर पर जो आइडेंटिफाई किया गया, उसमें इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का जो है काफ़ी बड़ा योगदान आप लोग बोल सकते हैं।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014 का ये जजमेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के बेस पर थर्ड जेंडर क्रिएट किया गया उस कम्युनिटी के लिए जिसको कोई सोसाइटी में काउंट ही नहीं कर रहा था। अब आगे चलकर उनके अधिकार के बारे में बात की जाती है, उनकी लिए कई सारी सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में बात की जाती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे देखने को मिलती है। पर लेकिन शुरुआत की जो नींव रखी गई वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑथोरिटी के द्वारा रखी गई। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर ये बाई वीर क्या लिख रखा है? ये जो पिक्चर उठाई गई है ये उठाई गई है पॉलिटिकल लेक्चर से, ठीक है। और पॉलिटिकल लेक्चर जो है कंप्लीट एक पर्टिकुलर टॉपिक है पॉलिटी के अंदर में, तो वो आप लोगों का यहाँ पर अभी कवर हो जाएगा जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ये न्यूज़ में क्यों है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर, आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पीआईबी के अंदर आप लोगों का टॉपिक जो है वो कवर किया गया है। तो इस तरीके से जो सोर्स है वो काफ़ी एक ऑथेंटिक सोर्स आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी एक स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि ये पैदा कहाँ से हुआ। पहले तो हम लोग वो समझ लेते हैं जहाँ से इसका एक तरीके से मूल है, जहाँ से इसका बेस है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा इसे गाँव से निकल कर आता है, तो हमारा बेस गाँव का है, ठीक है। एक शब्द यूज किया था मूल अधिकार, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मूल अधिकार है कि जहां से हमारा मूल निकल कर आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे कि अगर बात करते हैं हमारे जो आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूनिट है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक तरीके से उसका हेड रहता है। स्टेट लेवल पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर इसका हेड रहता है। और यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो हेड है वो रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बनाई गई थी यहाँ पर कब, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था 1987 यानी कि 1987 में। तो उस टाइम पर यहाँ पर इसको बनाया गया ताकि उन लोगों को भी न्याय प्रोवाइड कराया जा सके जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। आप लोग बोलोगे न्याय क्यों नहीं मिल पाता है, हमारी कंट्री में तो सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, सेशन कोर्ट भी है, फिर न्याय क्यों नहीं मिल पाता है? न्याय इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि सबके पास में आप लोगों के जितने पैसे नहीं होते कि वो कोर्ट में जाकर आसानी से कोर्ट पहनकर केस लड़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक तरीके से वो केस पड़े रहते हैं जेल के अंदर में, पर लेकिन कभी रिहा नहीं हो पाते, इवन जमानत करने के भी किसी के पास में पैसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन खराब हो जाती है। तो इसके चलते सोल्यूशन क्या है कि उनकी तरफ से कोई लॉयर हो या फिर यहाँ पर कोई लोक अदालत लगाई जाए, ये कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जो गुनाह कर कर जेल के अंदर में है, उससे ज़्यादा ऑलरेडी जेल में वो टाइम काट चुके हैं। तो जब जेल में ऑलरेडी टाइम काट लिया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया मेरे से, ठीक है, उसकी सजा जो है माइनर किसी को इंजरी आ गई, उसकी सजा जो है वो 3 महीने है। मैं पिछले जो है 3 साल से जेल में पड़ा हूँ, मुझे निकाल दो भाई साहब यहाँ पर, जो मेरी जो एक हरकत हुई थी, मेरे से जो गलती हुई थी, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर ऑलरेडी जेल में काट चुका हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन ऐसा इंसान है जो माइनर हरकत करके यहाँ पर आए और उससे ज़्यादा जेल में रह चुका है, जो जुर्म करके गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी यहाँ पर की जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात यार यहाँ पर यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं को भी पता था कि ऐसी कोई चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी जो वो हिंट छोड़कर चले जाते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें न देखने को मिले। आर्टिकल 39A संविधान के अंदर में वो फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है टू द पुअर, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, जो कि खुद से कोई सर्विस नहीं ले सकता है, तो भाई साहब उसका भी कोई रहनुमा होना चाहिए ना। तो वीकर सेक्शन को यहाँ पर सोसाइटी में जस्टिस मिल सके तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसीलिए जब पार्ट 3 के अंदर में आप लोग जाते हैं, जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार बोलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, उसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 जो है ये यहाँ पर अनिवार्य स्टेट को करता है कि आप लोगों को यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए लीगल सिस्टम के तहत। और वो इक्वलिटी कब होगी, जब सामने वाले के पास में कोई वकील ही नहीं रहेगा, सामने वाले के पास में कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा, तो इक्वलिटी कहां से आ जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि 2 बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना है आप लोगों को, एक बच्चे के पास में एसी है, प्रॉपर इंटरनेट है, प्रॉपर मोबाइल है, प्रॉपर लैपटॉप है, प्रॉपर टैबलेट है और घर में खाना बनाया प्रॉपर मिल जा रहा है। एक वो इंसान पेपर देने जा रहा है, एक इंसान वो है कि जो अपना खाना अपने आप बनाता है, अपने घर वालों का भी खाना बनाता है, ऊपर से उसके पास में मोबाइल फोन है ले दे के, वो भी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एरिया में रहती नहीं है, मच्छर मक्खी पता नहीं क्या क्या खाट रहे हैं, टोटल खाना जो है वो भी ढंग का नहीं मिल पाता है टाइम पर। एक ही इंसान कॉम्पिटिशन लड़ रहा है, तो ये तो एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये हुआ नहीं। तो इस तरीके से बन सकता है कि इसको भी कुछ सर्विस तो प्रोवाइड कराओ, कम से कम अगर कट ऑफ यहाँ पर इसका ज्यादा रखा है तो इसका थोड़ा कम रखो फिर, क्योंकि इसके पास में सर्विस ही नहीं है। तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलनी चाहिए। आप लोग अगर रेस करोगे एक पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर में, आप लोगों ने देखा होगा जो बाहर वाले गोले पर जो आदमी खड़ा होता है ना, वो सबसे आगे खड़ा होता है, अंदर वाले जो गोले पर वो थोड़ा पीछे रहता है, इससे अंदर वाले पर और पीछे रहता है,
ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल जाए। ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 1987 में आंखें खुली, गवर्नमेंट की ओर लगा कि एक कानून लेकर आना चाहिए, क्योंकि यार अगर कानून नहीं लाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो यहां पर तब कानून लेकर आया गया, बोला गया लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो इसको यहां पर लेकर आएंगे और इसके तहत यहां पर जो है लोगों को प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहां से फिर चीजें आगे प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दी और फोर्स में आ गया ये 1995 में। ये भी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कई बार अपने देश के अंदर में, जो कि थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं। तुम ऑलरेडी एक काम को कर चुके हैं 1987 में, यानी कि कानून बना चुके हो आप लोग 1987 में, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में भी आप लोगों को 7 से 8 साल लग गए। तो ये काफी बुरी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। सेम ऐसा हुआ यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला जो यहाँ पर केस था, 2014 का केस था। यहाँ पर 2019 में जाकर यहाँ पर इसके ऊपर कानून बन रहा है। तो ये काफी बड़े इशू देखने को मिलते हैं। कई बार फिर से कोर्ट को आकर बताना पड़ता है, भाई साहब दरवाजा खटखटा के टक टक टक, अरे उठ जाओ, अरे वो कानून पास किया था आप लोगों ने, इंप्लीमेंट कर दो भाई, कब करोगे। सेम ऐसा देखने को मिला आप लोगों को जब यहां पर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में। क्या किया गया कि फंडामेंटल राइट बनाना है एजुकेशन को 2002 में। चलो भाई साहब, यहां पर ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कानून कब बन रहा है इसके ऊपर? कानून बन रहा है 2009 में। समझ रहे, 7 साल यहां पर लग गए। तो ये ऐसी जो ये होले होले जो गाड़ी चलती है ना, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है सोसाइटी में। इसीलिए कई बार गवर्नमेंट की सर्विसेज के ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क लगाकर प्राइवेट सर्विसेज में अपना काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। नेशनल यूनिफॉर्म, अगर बात करें नेशनल वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क होना चाहिए ताकि फ्री कंपोनेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड कराया जा सके। मान लीजिए मैं आज की डेट में दिल्ली के अंदर रहता हूं, तो मुझे तो सर्विस अच्छी खासी मिल जाती है, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। पर सोचो कोई बंदा ऐसा है, वो बिहार के अंदर किसी गांव में बैठा है, या फिर वो उड़ीसा के अंदर किसी गांव में बैठा है, या फिर वो गुजरात के अंदर किसी गांव में बैठा है, तमिलनाडु के अंदर किसी गांव में बैठा है, उसका क्या होगा? तो यहां पर उसके ऊपर फोकस देकर चलना जरूरी है। इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी मिल पाएगी। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की गई 1987 में, ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके और यहां पर एक तरीके से सोल्यूशन निकाला जा सके जो जस्टिस को लेकर अभी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी इसमें समझाने वाला कोई है नहीं, ये तो बेसिक चीजें हैं कि हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर सेंटर पे रहता है, मैंने बताई थी आप लोगों को। फिर यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जो यहाँ पर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा सेकंड। ठीक है, इसी के साथ में सिमिलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोगों को नजर आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? जल्दी से जल्दी न्याय मिले और इसी के साथ में जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन है उसको थोड़ा कम किया जाए। तो यानी कि एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना, माँ बाप के ऊपर बोझ कम करना है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये समझो कि यहाँ पर ऊपर जुडिशरी के ऊपर बर्डन कम हो, उसके लिए यहाँ पर ये एक बच्चा बनाया गया ताकि आगे चलकर ये नीचे ही काम को निपटा दे, ऊपर माँ बाप के ऊपर ज्यादा बर्डन न पड़े। और ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है? जैसे महिला हो गई, बच्चे हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इंडस्ट्रियल जो वर्कर हो गए, डिसेबल पर्सन हो गए, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो कि लगता है काफी ज्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए यहाँ पर एक फ्री लीगल जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पर इनको देखने को मिलेगी, जिसके बेस पर चीजें जो है ये एक तरीके से इक्वलिटी के दायरे में आ पाते हैं। जो ये छोटा सा टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसी में से आप लोग आसानी से क्वेश्चन सोल्व करके निकल जाओगे और आप लोगों को पता भी नहीं चला कि मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करवा दिया यूपीएससी का देखते ही देखते। बात की जा रही है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। बोला गया ऑब्जेक्टिव इसका प्रोवाइड कराने के लिए एक तरीके से फ्री एंड इसी के साथ में कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस एक वीकर सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके बेस पर यहाँ पर एक लीगल सर्विस जो है वो इनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। दूसरा बोला गया है इशू गाइडेंस फॉर द स्टेट लेवल जो सर्विस अथॉरिटी होती है और इंप्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड द स्कीम थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि स्टेट लेवल पर सबको गाइडेंस दी जाती है कि आप लोग ऐसे ऐसे काम करोगे ताकि सारे लेवल पर अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। अभी क्या क्या बोला है कि सबसे ऊपर हो गया यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर, यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, फिर यहाँ पर स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर सबसे ऊपर जो है वो अथॉरिटी रहती है उनके पास में, और जुडिशरी जो है हमारे देश में यूनिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबके पापा हैं, फिर नीचे हाई कोर्ट और फिर नीचे आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। जबकि अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में आप लोग जाओगे, वहां पर हाई कोर्ट के अंदर ही हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी है, जबकि हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर सी हो गया, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मैं फिर से पीछे स्लाइड पर चलूंगा, जो पॉइंट मैंने यहां पर छोड़ दिया था जानबूझकर,
क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उस टाइम पर आप लोगों को बताऊंगा और अच्छे से। पर्सन हुज नेशनल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख, इसी के साथ में इन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी द लिमिट्स इज 125,000, यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम जो लिमिट है यहाँ पर अब अगर आप लोग बोल सकते हैं वो 1 लाख है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसको लीगल सर्विस मिलनी है। एनुअल इनकम इससे कम होनी चाहिए इंसान की। अब समझते हैं यहाँ पर बोला गया पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, अगर बात करें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की फ्री सर्विसेज उसको मिल जाएगी। ये पहली स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई तो यहाँ से आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब पहली स्टेटमेंट नहीं है तो इसका मतलब दोनों गए, ओके। जो मैंने पढ़ाया उसके बेस पर आप लोग इतना तो सोल्व कर लिया। अभी एक यहां पर बोला गया कि ऑल सीनियर सिटीजन अगर आप लोगों को पता हो तो यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं ऑल सीनियर सिटीजन है जो उसके लिए जो भी स्कीम लाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने बेसिस पर वो चेंज लाई जाती है, ठीक है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कराती है यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर लेस देन 2 लाख आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड आप लोगों के लिए यहाँ पर यूज होगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी डे जो है वो नवंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अब नवंबर की डेट क्या है ये आप लोगों को बतानी है। देखता हूं कौन कौन यहाँ पर सही क्वेश्चन का आंसर देता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसका बाद में उसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी, ठीक है। बाकी फीडबैक भी दे दिया करो जो भी आप लोगों को लगता है, कैसे आप लोगों को लगता है टॉपिक, तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, रेदर देन आप लोग कमेंट कर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, ठीक है। तो इतना कंप्लीट टॉपिक, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी अच्छे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही प्यारा और एक बेहतरीन सा टॉपिक आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा ही अच्छा काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करने लायक मूव आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग आते हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि वैसे तो इंपॉर्टेंट सबके लिए है लेकिन अगर इन एरिया से आते हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कैसे हो जाता है मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा ही शानदार सा डिसीजन दिया गया और बोला गया कि जो ग्रीन प्रोटेक्शन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, खासकर किसके लिए, अरावली रेंज के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स ग्रीन प्रोटेक्शन टू द फॉरेस्ट, जो लैंड है खासकर अरावली वाले रीजन की। अरावली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अरावली की पहाड़ियां। क्या आप लोगों को पता है कहां से कहां तक फैली हुई है? वीडियो को पॉज कर यहीं पर ही बता दो, देखता हूं कौन सही आंसर देता है, ठीक है। देखता हूं कौन बनेगा एसएलवी कमांडो, ओके। क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी। जीएसए पर जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है वहां पर भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए यार, जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो कहां कहां से होकर गुजरती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो अक्सर आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई पूछेगा बच्चा कि बताओ भैया या बहन कि हाँ कि आप लोग सुना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, आज टीचर ने इस क्लास में पूछा था। तो आप लोगों से पूछेगा, आप लोग बोलोगे यार ये तो पता ही नहीं है, बोला ऐसी तैयारी करो ऐसे बनोगे आईएएस है बेइज्जती करके निकल जाएगा तो ऐसी ऐसी चीज़ें याद रखा करो, ठीक है। तो अरावली की जो यहाँ पर अगर पहाड़ियों के बारे में आप लोग बात करें या फिर अरावली की रेंज के बारे में बात करें तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो रेंज है, इसके बात करें हाईएस्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसकी जो रेंज है खासकर जो हाईएस्ट जो पीक बोलते हैं उस पर गुरु शिखर है, ठीक है। याद कैसे रखना है, जीएस का पेपर है, ठीक है। गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट आप लोगों को रेंज देखने को मिलेगी। इसी के साथ में इसकी जो लंबाई है, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर जो फैला हुआ है तो काफ़ी लंबे रेंज में फैला हुआ है। अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि 670 किलोमीटर, ठीक है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप लोगों को नियर दिल्ली भी देखने को मिलेगा। तो राजस्थान, हरियाणा और इसी के साथ में ये खासकर एंड हो रहा है अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर में, और इधर दिल्ली में आके, यानी कि यहाँ पर दिल्ली में एंड हो रहा है और यहाँ पर अहमदाबाद में गुजरात के अंदर आप लोगों का एंड होता हुआ यहाँ पर ये नजर आएगा। तो यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया है जिसमें ये फैला हुआ है। तो इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जो भी ग्रीन कवर है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है और खासकर हरियाणा पर पूरा फोकस है। हरियाणा के अंदर में सेक्शन 4 जो है पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, जिसको PLPA आप लोग बोलते हैं, उसके तहत बोला गया कम से कम आप लोगों को प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करानी ही करानी पड़ेगी, क्योंकि ये कानून है 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके तहत आप लोग यहाँ पर जो भी आज की डेट में डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं इसके ऊपर धड़ल्ले से, और इसकी वजह से यहाँ पर जो हरकतें हो रही हैं, यहाँ पर जो ग्रीन कवर जो है वो खत्म हो रहा है और बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों को कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो यानी कि कोर्ट जो है वो यहाँ पर सख्त हो गया है, कोर्ट जो है वो सख्त लोंडा बन गया कि ये हरकतें तुमको नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम तो भाई साहब ऐसे काम कर रहे हो जैसे तुमको लग रहा है कि किसी बेगानी शादी में रसगुल्ले खाने पहुंचे हो, खा लो जितना खा लो, पेट तुम्हारा है, पर लेकिन वो कहते हैं पेट तुम्हारा ही है, भले ही माल दूसरे का हो, बर्बाद तो हो जाओगे, इसलिए थोड़ा देख के काम करो, ठीक है। तो इसमें प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि
टू क्लियर एनी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, ठीक है, इस लैंड से। तो 3 मंथ से पहले आप लोगों को पूरा कंप्लायंस और रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। एक ऐसा जजमेंट यहां पर अभी देखने को मिला, यानी कि सख्त लोंडा हो गया कोर्ट, ऐसा मैंने आप लोगों को बोला। इसका मतलब यह है कि पास्ट में जो भी यहां पर ऑर्डर दिए गए हैं उसको भी ढंग से लेकर चलने की बात की जा रही है। हरियाणा क्या बोल रहा है? हरियाणा अपने कुछ एक तर्क रख रहा है इस पर। हरियाणा स्टेट कह रहा है 2018 में जो ऑर्डर होता है इसका मतलब 100% एरिया, जो 11 जो डिस्ट्रिक्ट हैं 22 डिस्ट्रिक्ट में से खासकर बात करें तो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनको दिक्कत देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि यार हमारा तो आधा एरिया इसी के अंदर में आ गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम तो अपने एक तरीके से मजे मजे में यहाँ पर सारी चीजें इतनी नहीं बर्बाद करते जा रहे हो, पर लेकिन उनके बारे में भी सोचो जो यहाँ पर आने वाले टाइम पे जो जनरेशन है तो उसके बारे में बातें की जा रही है। ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी है कि क्या क्या बातें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, पास्ट में क्या ऑर्डर आ चुके हैं यहाँ पर जो मैंने भी आप लोगों को बताया, हरियाणा क्या बोल रहा है वो आप लोगों को बताया, और सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें बता रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से हरकतें कर रहे हो और इसको प्रोटेक्ट आप लोगों को करना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि एक तरीके से एक डायरेक्शन दी जा रही है कि आप लोगों को यहाँ पर काम करना ही करना पड़ेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। कुछ बातें अगर बात करूं जैसे गुजरात टू दिल्ली आप लोगों को देखने को मिलेगा, हरियाणा राजस्थान गुजरात दिल्ली, तो टोटल मिलाकर लगभग 720 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने 600 कुछ बोला था क्या, 720 के करीब है, ठीक है। इसी के साथ में अरावली रेंज आप लोगों को देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर बात करें मेनलैंड यूरेशियन, जो यहाँ पर प्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो कोलाइड्स हुआ विद द मेनलैंड यूरेशियन, आप लोगों ने उसको देखा होगा ना, वो जो एक तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है ज्योग्राफी के अंदर में। एक बार जाकर जीआईएफ सर्च कर लेना आप लोग किस किस तरीके से प्लेट खिसक रही है, तो आप लोग कई सारी चीजें समझ पाओगे। जो ये अरावली रेंज है ना, ये सबसे पुरानी एक हिली रेंज के तौर पर भी यहाँ पर जानी जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। काफी पुरानी है, यहाँ पर कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि लगभग ये 5th सेंचुरी बीसी से आप लोगों को देखने को मिल रही है ये पर्टिकुलर एरिया में। गुरु शिखर यहाँ पर पीक आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट जो ऊंचाई आप लोग यहाँ पर देखते हैं 1722 मीटर, ठीक है। हाईएस्ट पीक इस अरावली रेंज के अंदर में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो गल्फ ऑफ खंबात एंड द अदर इनटू द आंध्र प्रदेश इन कर्नाटक जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये बिल्कुल उसके टाइम की आप लोगों को यहाँ पर जो इसकी रोक्स वगैरह है वो देखने को मिलेगी। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तरीके से आप लोगों को जो इसकी अरावली की जो एक्सटेंशन है वो वहाँ तक भी कई बार यहाँ पर मानी जाती है, यानी कि पुरानी इस तरीके की रेंज जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। अरावली रेंज जो है यहाँ पर आगे चलकर बोला जाता है कि यहाँ पर अरावली जो यहाँ पर काराटोन और बुंदेलखंड जो काराटोन वाले रीजन में यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में और भी कई सारी जो रिवर्स हैं वो यहाँ से निकल कर आती है। बेसिक चीजें देखिए आप लोगों के लिए डाली गई हैं, अगर देखा जाए तो कई बार छोटी छोटी चीजें आप लोग इसके बारे में याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अरावली रेंज आप लोगों को देखने को मिली, ऐसे विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, कई सारी रेंज है, वेस्टर्न घाट वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हो गया, तो इसी के चलते यहाँ पर ये कुछ चीजें भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। कई बार छोटे छोटे से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ना अक्सर एग्जाम में। सिग्निफिकेंस क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ रहा है, एक तो यहाँ पर जो मरुस्थलीकरण हो रहा है यानी कि यहाँ पर डेजर्ट होता जा रहा है उसको रोकना है। बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है यहाँ पर, अगर बात करें प्लांट्स और स्पीसीज की उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। इंपैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, तो यहाँ पर उस पर कैसे काम करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है मानसून के टाइम पर या फिर दूसरे टाइम पर। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है जिससे वाटर टेबल आगे बढ़ती है, और वाटर टेबल आगे बढ़ती है तो हम लोग को पीने का पानी मिलता है, तो उसके ऊपर फोकस देकर यहाँ पर चलना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक तरीके से यहाँ पर पोल्यूशन भी आप लोगों को चेक करना है। इस रेंज को लंग्स बोला जाता है, ताकि दिल्ली को अगर पोल्यूशन फ्री बनाना है तो ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, पर लेकिन हम लोग जो है इसको इग्नोर करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। यूपीएससी ने 2010 में क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से मजे मजे में, रिवर लूनी के बारे में आप लोगों से पूछ लिया। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पे फ्लो होती है, कहाँ पे जाकर गिरती है, तो ये ऑप्शन है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है, इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये अरावली रेंज जो है, ठीक है, वहां पर जो पुष्कर वैली है वहां से ओरिजिनेट होती है, अजमेर से। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो सागरमती भी बोला जाता है बेसिकली, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से निकल कर यहाँ पर आएगा, जिस तरीके से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिक आप लोग समझ सकते हैं, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास में रहे और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर 2015 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। कहने के लिए तो आप लोगों को ये लगेगा इसके बारे में कि यार यहाँ पर ये कहाँ से इसमें अरावली रेंज आ गई, ठीक है, पर अभी आप लोगों को अरावली रेंज में इसमें से निकाल के दिखाऊंगा, नहीं है, अरावली रेंज की चोटी पकड़ के खींचूंगा तब पता चलेगा। पहले बोला गया कि यहाँ पर जो पिलग्रिमेज है इनके तीर्थ स्थान है और लोकेशन आप लोगों को बतानी है। बोला गया यहाँ पर ये श्रीशैलम जो यहाँ पर बोला गया है ये है बेसिकली नलामल्ला हिल। दूसरा बोला गया ओमकारेश्वर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सतमाला हिल। तीसरा बोला गया पुष्कर, ये है बेसिकली कहां पर, महादेव हिल। तो सही आंसर कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, मैच करना, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है,
तो ये आप लोगों को बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच यहाँ पर कर रहा है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूँ कौन आंसर देता है। वीडियो को पॉज करिए थोड़ी देर के लिए और आंसर दीजिए। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर इसका ये हो गया, यानी कि फर्स्ट सही है यहाँ पर। अगर पुष्कर वैली के बारे में बात करें तो ये अरावली हिल रेंज में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। श्रीशैलम हो गया यहाँ पर आप लोगों का ये इधर, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ओमकारेश्वर हो गया मध्य प्रदेश के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को ए देखने को मिल गया। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी आप लोग तैयार करके जाओगे तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कल को कंफ्यूजन ना नहीं यार ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाओ यार, हमेशा अच्छा फील करोगे। एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है, ओके। और हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि सर 1.5 घंटे की लगभग वीडियो हो जाती है, इतना करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है क्या? फिर मैं वही बात बोलूंगा। अभी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये करंट अफेयर था क्या? करंट अफेयर तो यहाँ खत्म हो गया था इस वाली स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ये करंट अफेयर नहीं है, इनडायरेक्ट में बोला जाए तो आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन तैयार करा रहा हूँ बैकग्राउंड में जाकर। करंट अफेयर तो यहाँ पर खत्म हो गया था आप लोगों का। ये अरावली रेंज के बारे में जो आप लोगों को बताया करंट अफेयर था, ये सारा करंट अफेयर था। यूपीएससी के क्वेश्चन आप लोगों को बताया करंट अफेयर था। इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को यूपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए जा रहे हैं, तो आप लोगों की वो भी प्रैक्टिस हो रही है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आप लोगों को डेली टेलीग्राम पर मिल ही रही है। तो ये 1.5 घंटे में आप लोगों की बहुत सारी पढ़ाई होती है। यहाँ पर करंट नहीं होता है ओनली, अगर आप लोग बोलो कि करंट हो रहा है बस। और क्वेश्चन भी अगर उठाकर देखोगे ऐसे ही एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। तो करंट थोड़ी ना डेली इतना करंट आ जाएगा कि मैं आप लोगों को पूरे दिन करंट ही पढ़ाता रहूं। अगर करंट पढ़ाने बैठूंगा एक दिन में कितने टॉपिक हो जाएंगे ढंग से? 3 या 4 टॉपिक अगर ढंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखा जाए। इससे फालतू करंट थोड़ी ना होता है। बाकी का जो होता है स्टैटिक पोर्शन, और वो एक तरीके से एक अच्छा लेक्चर बनता है जब आप लोगों के लिए प्रॉपर उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखी जाती है। तो ये रहता है बेसिक पर्पज, ठीक है। तो ऐसा मत बोला करो 1.5 घंटा तो करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। करंट अफेयर 1.5 घंटा कौन पढ़ाएगा? करंट अफेयर अगर ढंग से पढ़ाने बैठे आदमी जरा सी देर में निपटा देगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन आप लोगों की कराई जा रही है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो इसको एंजॉय करो अच्छे से। बाकी रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो अभी अपना ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पर हम लोग को फोकस देना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में बच्चों को भी यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बतानी चाहिए। तो रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे हमारे, ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है। बाकी यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है फ्रस्ट्रेट हो रही है। उनको ये लग रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर उनके इवेंट को हाईजैक कर रही है। यानी कि जहाँ जहाँ पर उनके होर्डिंग लगे हुए थे वहाँ पर अपने हटाकर अपने नाम से होर्डिंग लगा दिए गए। गोदावरी रिवर के अंदर अलर्ट देखने को मिल रहा है। आसाम के बाद में अब गोदावरी रिवर के ऊपर भी आप लोगों को इशू देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर सिचुएशन सही की जाती है। ये है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अभी रिसेंटली हमारी 15th प्रेसिडेंट बनकर आई है। तो इनके द्वारा अभी इनके द्वारा ओथ ली जाएगी। तो यहाँ पर एक ही फ्रेम में आप लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर हो गए, पुराने प्रेसिडेंट, अब नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक तरीके से काफ़ी शानदार पिक्चर आप लोग बोल सकते हैं कि एक ही फ्रेम में जो है वो सारे के सारे सेट हो गए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आप लोगों के सामने। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है यहाँ पर वो आप लोगों को, टॉपिक क्या बेसिकली यहाँ पर दे रखा है, मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था व्हीकल्स के बारे में। ई व्हीकल की जो किस तरीके से यहाँ पर आज के डेट में की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में कुछ बातें की जा रही है। जैसे कि बात की जाए तो 2 व्हीलर ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो कार होती हैं। तो 2 व्हीलर की काफ़ी ज़्यादा खपत है यहाँ पर। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये डेटा पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। इसी के साथ में जो 22 जुलाई जो है वो नेशनल मैंगो डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। इसको जाकर आप लोग देखिएगा, इसको क्विज को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, डेली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। यूक्रेन के अंदर में यहाँ पर रसिया ने मिलकर बात की तो फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, अच्छी बात है। और श्रीलंका में भी शांति हो रही है, तो ये एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिल रही है। आज का सुडोकू है, इसको अटेम्प्ट करिएगा, 4 स्टार का है, ये भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। प्रैक्टिस किया कीजिए, इस तरीके की चीज़ों की लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और चाइना के द्वारा यहाँ पर अपना सेकंड फेज का जो स्टेशन है वो यहाँ पर बेसिकली भेजा जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बातें करते हैं। हमने अभी चीज़ें जो है थोड़ी होल्ड पर डाल दी हैं, पर लेकिन चाइना जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं चाइना के बारे में। हालांकि वही है, हमेशा जो इंसान है उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये थी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। आज की जो SLV कमांडो है जिनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए हैं, इनका नाम है युक्ता केसरी। बहुत ही अच्छे से सारे आंसर जो हैं वो डिटेल में दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप लोग आंसर अच्छे से देते हो तो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, आप लोग उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करते हो, और वो जो टाइम है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, क्योंकि आप लोग खुद से सर्च कर लिखते हो। जब आप लोग खुद से सर्च कर सकते हो तो यहाँ पर आप लोग लंबे समय तक उसको आप लोग याद रखते हो। तो इनडायरेक्ट वे में बोलूँ तो आप लोग का ये मेमोरी फॉर्मेशन का काम करता है।
तो हमेशा कोशिश करो कि चीज़ों को सर्च कर अपने आप से लिखो, तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करो। अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो यार, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 नए शब्द आज आप लोगों को जानने को मिलेंगे इंग्लिश के, ये आप लोग की वोकेबलरी को इंप्रूव करेंगे काफी शानदार तरीके से। और इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन काम करना है आप लोगों को, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर करना है, जिससे कि लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाओ। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग किसी के जो जिसने ऑलरेडी सेंटेंस फॉर्म किए हैं तो उसको देखकर भी आप लोग अपना ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई माँ के पेट से सीख के आता है, ठीक है, तो कोशिश करो। सबसे पहला शब्द आप लोगों के सामने इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव, यानी कि अनिवार्य। कोई चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों के लिए आप लोगों की पढ़ाई काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का जो एक तरीके से रेगुलर अपना शेड्यूल फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये वाइटल शब्द भी यूज किए थे यहाँ पर। क्रूशियल भी आप लोग बोल सकते हैं वैसे। दूसरा बोला गया पेस, आप लोगों ने पेस में चलते रहना, यानी कि एक गति बनाए रखना, तो पर्टिकुलर रेट स्पीड पर चलते रहना किसी चीज को, इस तरीके से पेस बोल देते हैं। स्पीड अप का मतलब क्या होता है, जल्दी करो, यानी कि कई सारे बच्चे होते हैं ना एक तरीके से कि जल्दी जल्दी करो यार काम को, ठीक है, भले ही प्रोडक्टिव ना हो पर जल्दी जल्दी करो। तो ऐसा नहीं कि जल्दी करो पर प्रोडक्टिव करो, इस तरीके से करना है। ऑब्लिगेशन, दायित्व, मैं इस लेक्चर को अपना दायित्व मानता हूं कि हाँ मुझे ये लेक्चर लेकर आना है, क्योंकि ये लेक्चर जब आता है तो ये कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में भी इंप्रूवमेंट होता है। मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूं, तभी तो आप लोगों को पढ़कर पढ़ाता हूं। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी जिंदगी में भी इंप्रूवमेंट होता है। तो एक तरीके से मैं अपने दायित्व की तरीके से इसको लेकर चलता हूं, और जैसे मॉर्निंग में टाइम पर जैसे लेक्चर आता है फिर मेरा शेड्यूल भी अच्छा चलता है, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में अनराइवल्ड, इसका मतलब बेजोड़, यानी कि आप लोगों का और मेरा जो कनेक्शन है वो बेजोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, एक तरीके से कि कोई इसके कंपेयर में ही नहीं है, वो वाली बात है। बेटर देन एवरीवन, ठीक है, एवरीथिंग सेम टाइप, उस कंडीशन में जो भी होगा सबसे बेस्ट रिलेशन है। ठीक है, गुरु चेले का रिलेशन, इससे बेहतरीन रिलेशन क्या होगा आप लोग ये बताओ। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं गुरु और पेरेंट्स दो ऐसे इंसान होते हैं जो कि हमेशा ये चाहते हैं कि उससे कनेक्टेड जो भी लोग हैं वो जिंदगी में उससे आगे जाएं। इसके अलावा धरती पर कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आप लोगों को जो कि आप लोगों को ये बोल सके कि तुम मेरे से आगे निकल जाओ। ठीक है, इसीलिए कहता हूं जब भी सिलेक्शन हुआ करे तो मेल जरूर किया करो, अच्छा लगता है यार, वो दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ मैंने भी कोई छोटा सा रोल प्ले किया आप लोगों की जिंदगी में। कई सारे बच्चे जो मेल कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो रिक्वेस्ट आप लोगों से मेल जरूर किया करो, उसके ऊपर सिलेक्शन लिख दिया करो। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, और सेंटेंस जरूर फॉर्म करना है इसके ऊपर। बात करते हैं यहाँ पर जंतर मंतर छू मंतर। जंतर मंतर छू मंतर के साथ में कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। जब राजस्थान पीसीएस का मेंस था तो उस टाइम पर मैं राजस्थान गया और मेरे मन में था कि मैं कुछ चीज़ें देखकर ही मैं कुछ चीज़ें जरूर देखूंगा यहाँ पर। ठीक है, जयपुर के अंदर जब एंट्री की थी मैंने, पर लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिल पाता है कई बार, तो इंसान जो है फिर ऐसे ही सोच के कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वही बातें रहती हैं। तो जंतर मंतर जो है वो जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 1927 और इसी के साथ में 1934 टोटल यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं ये जो जयसिंह, ठीक है, महाराजा जो किंग थे यहाँ पर, जिनका नाम था जयसिंह सेकंड, तो एक तरीके से उनसे कनेक्टेड आप लोग इसको देख सकते हैं। कई सारी और भी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, कल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके ऊपर कई सारी जो आप लोगों को एक तरीके से ना जो एक देखिए क्या होता है, जैसे आप लोग ये पुराने मिनमेंट्स देखते हैं ना, तो इनमें आप लोगों को पुरानी चीज़ें काफ़ी सारी कनेक्शन आप लोगों को नजर आएगा किस तरीके की स्किल से बनाया गया, कैसी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाएगी, कैसे पत्थर यूज़ किए जा रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पर इसको बनाया जा रहा है, तो आप लोग देखते हैं। तो एंड ऑफ द मुगल पीरियड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि मुगल सल्तनत का जो एंड टाइम चला था, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई। बाकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है आप लोगों को इसका नाम देखने को मिल जाएगा। तो जयपुर में है एग्जैक्ट लोकेशन। आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिसने इसको कभी ना कभी देखा है, बताइए जरा, देखो तो सही किस किस ने इसको देखा है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा लगा डिस्कशन यार, फीडबैक जरूर दिया करो, और एक नए जोश के साथ में पूरे सप्ताह को आप लोगों को एंजॉय करना है, तभी पूरे मंथ में आप लोग एंजॉय बनाकर रखोगे, अपने अच्छे से एनर्जी बना के रख पाओगे। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड करना टेलीग्राम से, और क्वेश्चन भी आप लोगों को पोस्ट कर दिए जाएंगे टेलीग्राम पर आंसर राइटिंग के। तो एक दूसरे का एनालिसिस भी करना है और एक दूसरे का रिव्यू कर एक दूसरे से सीखना भी है। सीखते सीखते आगे बढ़ो यार, ठीक है, इकला चलो अच्छे से एंजॉय करते करते, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा। ओके, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।